रजनी के मन में जाने से पहले कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके पास यही एक मौका था। इसके अलावा और कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो जानती हो और जो उसके लिए अग्रवाल ग्रुप से ऑर्डर ला सके। ये सोचते हुए उसने भगवान का नाम लिया और तैयार होकर बाहर के लिए निकली। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने मंकू के द्वारा दिए गए नंबर पर फोन किया। तभी रजनी ने देखा कि फोन की घंटी बार के कॉर्नर में बज रही थी, जहां लाइट की रोशनी काफी कम थी। वहां बैठे हुए लोग भी नॉर्मल जगह से काफी अजीब लग रहे थे। तभी रजनी ने लंबी सांस ली और चारों तरफ नजर डाली। इतने में हेडक्वार्टर विजिटर ने फोन उठाकर कहा, हेलो मिस रजनी, क्या आप पहुंच चुकी है? रजनी कहती है, हाँ। रजनी के हाँ बोलते ही हेडक्वार्टर विजिटर सामने आया और उसने रजनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई रजनी, मेरा नाम दुष्यंत है। रजनी ने गौर से दुष्यंत को देखा। 6 फुट का था वो और उसका शरीर बड़ा और बेडोल था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी को डराना चाहता हो। एक पल के लिए रजनी को अजीब महसूस हुआ, लेकिन वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर सकती थी। अगर उस आदमी से रजनी को काम नहीं होता तो वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। साथ ही रजनी के मन में चल रहा था कि कहीं उसने ज्यादा मेकअप तो नहीं कर लिया, क्योंकि सामने बैठा हुआ इंसान उस मेकअप के लिए वर्थ इट नहीं लग रहा था। इतने में दुष्यंत ने कहा, रजनी जी आगे चलिए, आप तो यहीं खड़ी हो गई। रजनी मुस्कुराई और दुष्यंत के बताए अनुसार उसकी टेबल की तरफ चली गई। दुष्यंत की टेबल सचमुच किनारे में थी, जहां किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी। रजनी के मन में अब और ज्यादा चिंताएं दौड़ने लगी थी। सोचने लगी कि आखिर इस आदमी ने ऐसी जगह क्यों चुनी होगी, जबकि वो उसके साथ एक बिजनेस डील की बात करने आई थी, ना कि। इतना सोचते हुए रजनी ने अपने ख्यालों को रोक दिया और एक लंबी सांस ली। तभी दुष्यंत ने हंसते हुए कहा, क्या आप लेंगे, विस्की, रम, ब्रांडी या फिर रेड वाइन? रजनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लाइम सोडा। दुष्यंत फिर से वही शैतानी हंसी हंसने लगा और उसने कहा, इतने बड़े बार में आने के बाद सोडा कौन पीता है? रजनी कहती है, मैं अल्कोहल नहीं पीती, जो माफ कीजिएगा। इतने में दुष्यंत ने कहा, मैं अल्कोहल नहीं पीने वालों के साथ डील नहीं करता, मुझे माफ कीजिए। इतना कहते ही वो उठने को तैयार हुआ। तभी रजनी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आने लगी। दुष्यंत ने फिर से उसकी शक्ल को देखा और वो हंसने लगा और उसने कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, आप तो बड़ी सीरियस हो गए। बताइए आपके पास क्या प्रपोजल है? एक तरफ रजनी दुष्यंत को प्रपोजल बता रही थी, दूसरी तरफ मोहिनी अधीर और मातृका के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। उसने उन दोनों को कैफे में बात करते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था अगर मोहिनी से अधीर की शादी नहीं हुई होती तो शायद आज के समय में वो अधीर की बीवी नहीं होती। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसने अपनी एक पुरानी दोस्त को फोन लगाया, जो कि खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। फोन लगाते ही मोहिनी ने कहा, हेलो निशा, कैसी हो? दूसरी तरफ से निशा की आवाज आई। उसने कहा, मोहिनी, इतने सालों के बाद तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? कोई जरूरी काम है क्या? निशा कॉलेज के दिनों में हॉट टॉपिक थी। कॉलेज के सभी लड़के उसके पीछे पागल थे और रही बात मोहिनी की, वो सिर्फ निशा के साथ रहती थी। एक दिन मोहिनी ने डिसाइड किया कि वो आज के बाद निशा की शेडो बनकर नहीं रहेगी। बस उस दिन से दोनों दोस्तों के बीच में दरार आ गई। हाल फिलहाल में ही निशा ने एक सोशल मीडिया अकाउंट खोला और कुछ ही समय के बाद वो अकाउंट बूम कर गया। मोहिनी अपनी कंपनी पर मातृका का दबदबा कम करने के लिए निशा का सहारा लेना चाहती थी। इसीलिए मोहिनी ने कहा, निशा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी के साथ टाई अप कर लो। निशा ने कहा, इतने समय बाद तुम मुझे फोन कर रही हो, वो भी काम के लिए? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगी? मोहिनी ने अपने हाथ में रखी हुई बॉल को छालते हुए कहा, क्योंकि मेरी कंपनी का टाई अप अग्रवाल ग्रुप के साथ है और अग्रवाल ग्रुप से हर महीने मुझे नए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तुम जानती हो, अगर अग्रवाल ग्रुप तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर तुमको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देगा तो तुम्हारे पास कितने पैसे आएंगे। अग्रवाल ग्रुप का नाम सुनते ही निशा उछल पड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तभी अचानक निशा ने कहा, मैं तुरंत एक कॉन्सर्ट की डिटेल ऑनलाइन डाल रही हूँ, मैं उसमें तुम्हारी कंपनी का नाम भी मेंशन कर दूंगी। मोहिनी ने कहा, अब साथ में बिजनेस करके मजा आएगा। निशा ने भी मोहिनी को यही जवाब दिया। दोनों की बातें खत्म हुई। तभी मोहिनी ने तुरंत सेल्स डिपार्टमेंट से कहा कि उनके पास एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पर उसके लिए हमें जल्द से जल्द अग्रवाल ग्रुप से ज्यादा ऑर्डर्स लेने होंगे। वैसे मोहिनी चाहती तो सीधा अधीर का सहारा लेकर इस काम को आसानी से कर सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अधीर को ऐसा महसूस हो कि मोहिनी उसका फायदा उठा रही है और वापस उसकी जिंदगी में आना चाहती है। इसीलिए मोहिनी ने अपने सारे सेल्स डिपार्टमेंट को काम में लगा दिया। दूसरी तरफ उसे ये भी पता चला कि अधीर और रजनी एक साथ काम कर रहे हैं,
फिलहाल इस वक्त मोहिनी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती थी। इस वक्त उसका सबसे बड़ा कंसर्न मातृका थी। दूसरी तरफ सेल्स डिपार्टमेंट को जैसे ही निशा के बारे में पता चला, उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को तुरंत सर्कुलेट कर दिया, क्योंकि निशा के फॉलोअर्स सोशल मीडिया में मातृका से ज्यादा थे। दूसरी तरफ जब रजनी दुष्यंत से ये बात कर रही थी, तब उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया और उसने तुरंत फोन की स्क्रीन पर देखा। ये नोटिफिकेशन ऑफिस की तरफ से आया था और उसमें लिखा था कि कंपनी के प्रमोशन में निशा सिंह कंपनी का सपोर्ट करेगी और आने वाले कॉन्सर्ट में मोहिनी कॉर्पोरेशन के बारे में अपनी बात रखेगी। निशा के सोशल मीडिया में 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। ये देखकर रजनी को एक और पॉइंट मिल गया था, जिसके साथ वो दुष्यंत को अपनी कंपनी के बारे में बताए। लेकिन इससे पहले रजनी कुछ भी कहती, दुष्यंत उसकी बात को काट देता और उसकी तारीफें करने लगता। रजनी अब तक ये तो समझ गई थी कि दुष्यंत का यहाँ आने का इरादा बिजनेस मीटिंग का नहीं बल्कि कुछ और ही है। तभी रजनी ने परेशान होकर कहा, मैं एक ग्लास वाइन लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही दुष्यंत ने ताली बजाई और वेटर को अपने पास बुलाकर कहा, मैडम के लिए वाइन लेकर आओ। जैसे ही वो वहां से गया, दुष्यंत कहता है, मुझे पहले से पता था तुम वाइन गर्ल हो, पता नहीं क्यों तुम मेरे सामने इतना शर्मा रही हो। इतना कहते हुए दुष्यंत रजनी की तरफ झुका और उसने रजनी के हाथ में हाथ रखकर कहा, तुम्हें मुझसे शर्माने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कंफर्ट के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि दिल्ली का काम कर रही कई सारी मॉडल्स मुझे बहुत पसंद करती हैं। उन्हें मेरा नेचर पसंद है और वो मेरा साथ कंफर्टेबल है। तुम समझ रही हो ना? रजनी का दिमाग घूमने लगा और वो एक पल के लिए अपने द्वारा लिए गए डिसीजन पर पछताने लगी। लेकिन अगर उसने इस डील को क्रैक नहीं किया तो उसके पास और कोई ऑर्डर नहीं बचेगा। इसीलिए वो कहती है, अब आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही कर रही हूँ। आपके कहने पर मैं वाइन पी रही हूँ। प्लीज एक बार बिजनेस को लेकर बात कर लें। तभी दुष्यंत ने कहा, देखो मैं ट्रेड में कंपनी के लिए काम करता हूँ जिसका टाई अप अग्रवाल ग्रुप के साथ है और इस नाते मेरी पहचान अग्रवाल ग्रुप में सबके साथ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं अग्रवाल ग्रुप के लीडर को भी पहचानता हूँ। बस तुम ये समझ लो कि अगर तुमने मेरे साथ अच्छे पल बिता दिए तो तुम्हारी बात डायरेक्ट अग्रवाल ग्रुप के लीडर से करवा दूंगा, या फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं खुद तुम्हारी कंपनी में एग्रीमेंट लेकर आऊंगा। क्या इतना सुनने के बाद तुम्हें तसल्ली हुई? और हाँ, एक बात और कह देता हूँ कि मुझे तुम्हारी बिजनेस डील सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत टैलेंटेड हो और हार्ड वर्किंग भी। ये करते हुए दुष्यंत की नजरें कहीं और थीं और रजनी उसकी नजरों को समझ पा रही थी। तभी रजनी ने कहा, लेकिन सर। इतने में दुष्यंत ने उसकी बात काट दी और कहा, मुझे सर नहीं दुष्यंत कहो। मुझे सर बुलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने में वेटर वाइन का ग्लास लेकर रजनी के पास गया और रजनी ने वेटर को धन्यवाद कहा। दुष्यंत हंसते हुए बोला, मेरे से ज्यादा इज्जत तो वेटर की है। रजनी को समझ नहीं आया कि दुष्यंत के कहने का मतलब क्या है। तभी रजनी कहती है, तो आप कह रहे हैं कि आप हमारी कंपनी को ऑर्डर दिला देंगे और आप खुद एग्रीमेंट लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये तो जानना होगा कि हमारी कंपनी क्या काम करती है। दुष्यंत कहता है, मोहिनी कॉर्पोरेशन को कौन नहीं जानता, लेकिन तुम मोहिनी कॉर्पोरेशन के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सुंदर हो, स्मार्ट हो, अपनी कंपनी खोलो, मैं तुम्हें ऑर्डर दिलवाऊंगा। ये सुनते ही रजनी ने अपनी नजर झुका ली और दुष्यंत समझ गया कि आखिर रजनी को किन बातों से अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता था। वैसे तो दुष्यंत काफी दिनों से इसी फिराक में था कि कोई लड़की उसके आगे पीछे घूमे और उसकी डिमांड्स पूरी करे, लेकिन उसकी शक्ल सूरत को देखकर कोई भी लड़की उसके साथ बैठने तक को तैयार नहीं थी। वैसे तो दुष्यंत जिस तरह की बातें और ट्रिक आजमा रहा था वो सब घिसी पिटी ट्रिक थी, लेकिन रजनी जैसी बेवकूफ लड़की को कहाँ कुछ पता चलता। वो तो दुष्यंत की बताई हुई बातों में गोते खाई जा रही थी। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि दुष्यंत कहने लगा था कि राज की बात बताऊं तो आज के समय में काफी फिल्म स्टार दिल्ली में रहने लगे हैं। मुझे अपने घर पर बुलाते हैं और मेरे साथ ओपनिंग टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि दुष्यंत की बातें काफी लिमिट में थी, लेकिन उसके एक्शन बता रहे थे कि उसकी कोई हद नहीं है। वो धीरे धीरे रजनी को होटल रूम में ले जाने की प्लानिंग कर रहा था और रजनी के मन में ये बात घूम रही थी कि वो कितने बड़े आदमी के सामने बैठी है। रजनी उसे अपना भगवान मान चुकी थी। साथ ही उसकी खोपड़ी में जो छोटा सा दिमाग था उसके लिए दुष्यंत की बातों को समझना मुश्किल हो गया था। इतने में दुष्यंत ने जानबूझकर स्टार्टर की चम्मच को नीचे गिराया और फिर चम्मच उठाने के बहाने टेबल के नीचे से रजनी के पैरों को देखने लगा। उसके पैरों को देखते हुए अब दुष्यंत मन बना चुका था कि वो डील के बदले रजनी के सामने क्या डिमांड रखेगा। साथ ही दुष्यंत की बेकार की बातें सुनते हुए रजनी को पता ही नहीं चला कि उसका वाइन का ग्लास कब खत्म हो गया। दुष्यंत ने वेटर की तरफ इशारा किया, ग्लास में और वाइन डालने को कहा और फिर से अपना हाथ रजनी के हाथ में रख दिया।
इस बार रजनी भी थोड़े बहुत नशे में थी, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। तभी दुष्यंत ने रजनी की ओर आंखों में आंखें डालते हुए कहा, देखो तुम मुझे अच्छी लग रही हो, इस हिसाब से तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारी कंपनी में खुद एग्रीमेंट पेपर लेकर आऊंगा। इस नाते देखा जाए तो तुम अब मेरी दोस्त हो, और दोस्त होने के नाते जब मैं तुम्हारी इतनी फिक्र कर सकता हूँ तो तुम्हें भी मेरी फिक्र होनी चाहिए। तुम्हें भी मेरी खुशी में खुशी मिलनी चाहिए और मैं तुमसे वो खुशी चाहता हूँ। रजनी को उसकी बात समझ नहीं आई। रजनी ने कहा, माफ कीजिएगा दुष्यंत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपकी ऐसी कौन सी खुशी है जिसमें मुझे खुशी मिलेगी? इतने में दुष्यंत ने अपने जेब से होटल बुकिंग की एक रसीद निकाली। रजनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तो तुम मेरी खुशी समझ गई होगी ना? समझ लो तुम्हारे पास वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, टेक इट और लीव इट, पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करेगा। रजनी मन ही मन सोचने लगी ये दुष्यंत ने उसके सामने क्या डिमांड रख दी। तभी रजनी ने अपने शरीर की तरफ देखा और सोचने लगी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। चाहे रजनी के जीवन में कितने ही बॉयफ्रेंड क्यों न रहे हों, लेकिन वो आज तक किसी अजनबी के साथ होटल रूम में नहीं गई थी। इतने में दुष्यंत ने उसके चेहरे को देखा। उसकी पलकों से आंसू इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। तभी दुष्यंत उठा और उसने रजनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो मुझे गलत मत समझो, होटल रूम की रसीद दिखाकर मैं तुमसे कोई गलत। कुछ ही देर में दुष्यंत ने रजनी के नशे का फायदा उठाकर उसे बड़े बड़े वादे किए और उसे अपने साथ होटल रूम में लेकर चला गया। अगली सुबह जब रजनी ऑफिस आई तब उसके चेहरे पर अलग ही नूर था। उसके तेवर किसी हीरोइन से कम नहीं थे। वो सोच रही थी कि जल्द ही उसका भविष्य बदलने वाला है। उसे दुष्यंत की कही हुई एक एक बात पर भरोसा हो चुका था। ऑफिस में अंदर आते ही उसकी नजर अधीर पर पड़ी। उसने अधीर को रोकते हुए उसकी टाई को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जो काम तुम नहीं कर पाए वो मैंने करके दिखा दिया। अब बता दी हूँ तुम्हें कि तुम्हारे इस तरह 3 दिन तक सोचने और हार मानने के बाद तुम्हें कौन सा काम मिलता है। इतना कहकर रजनी वहां से निकल गई और अधीर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सिक्योरिटी रूम के अंदर चला गया। दरअसल अधीर का इस ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो जितना हो सके उतना अपनी एनर्जी को बचाकर सो जाए और तब दुनिया के सामने आए जब कमांड उसके हाथ में हो। दूसरी तरफ रजनी जैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंची तब माया उसके पास आई और उसने रजनी से पूछा, क्या बात है, आज बहुत बदली बदली लग रही हो, कुछ हुआ है? रजनी ने अपने कंधे पर आने वाले बालों को पीछे फेंकते हुए कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, तुम्हें भी धीरे धीरे पता चलेगा। इतना कहते ही वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई। माया उसे देखकर मुंह सिकोड़कर अपनी जगह पर चली गई। कुछ ही देर बाद दीपांशु ऑफिस आया और सीधा अपने केबिन में चला गया। दीपांशु के केबिन में जाते ही रजनी अपनी जगह से उठी और अपने 6 इंच के हील्स पहनती मटकती हुई दीपांशु के केबिन में गई। दीपांशु उसे देखकर हैरान हुआ और उसने कहा, क्या हुआ रजनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? रजनी कहती है, यस सर, आज बहुत कुछ स्पेशल है, आप जानेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैंने अग्रवाल ग्रुप को हमारी कंपनी को ऑर्डर देने के लिए राजी कर लिया है। ये सुनते ही दीपांशु के हाथ से फाइल नीचे गिर पड़ी। वो पैर से लेकर सर तक रजनी को देख रहा था। उसके तेवर बता रहे थे कि उसने इस डील को क्रैक करने के लिए अपने चार्म का इस्तेमाल जरूर किया होगा। तभी दीपांशु ने फाइल उठाई और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, देखो मुझे पूरी राम कहानी सुनने और सुनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने पेपर साइन करवा लिए हैं या नहीं। मेरे हाथ में एग्रीमेंट रख दो और मैं भरोसा कर लूंगा। रजनी ने कहा, सर इतने सालों से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, आपको मेरी जुबान पर भरोसा नहीं है? खैर कोई बात नहीं, अगर आपको एग्रीमेंट चाहिए ना, मैं एग्रीमेंट दूंगी। कल सुबह 10 बजे एग्रीमेंट आपके हाथ में होगा। उस वक्त केबिन का दरवाजा खुला हुआ था और रजनी जिस तरह से बात कर रही थी वो बातें वहां मौजूद सभी लोगों को साफ सुनाई दे रही थी और माया इनमें से एक थी जो उस गॉसिप को कान लगाकर सुन रही थी। उसने पूरा प्लान बना लिया था कि वो रजनी के बाहर आने से पहले खबर को पूरे ऑफिस में फैला देगी। दूसरी तरफ दीपांशु ने आखिर सवाल पूछा और कहा, ये डील तुमने अकेले क्रैक की है या फिर वो निकम्मा तुम्हारे साथ था? रजनी फिर से अपने बालों को कंधे से हटाते हुए कहती है, अगर वो मेरे साथ होता तो मैं उसे यहाँ पर भी साथ लेकर आती ना। उसने तो कल से अपने हथियार फेंक दिए थे। फिर आपको किस हिसाब से लगता है कि उसने डील क्रैक करने में मेरी मदद की होगी? दीपांशु ने फिर से नजर उठाकर रजनी की तरफ देखा और वो मुस्कुराया। मन ही मन दीपांशु सोच रहा था कि कम से कम वो लूजर जमीन पर तो उतरा। ये सोचते हुए दीपांशु ने कहा, अब यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ अपने आगे की डील्स पर काम करो। रजनी ने अपने दोनों हाथ बांधे और कहा, ये किस तरह का बिहेवियर है आपका? कैसी बात कर रहे हैं आप?
अगर मैं इतनी बड़ी डील लेकर आई हूँ तो जरूर मैं उस डील के लिए आपसे कुछ तैयारी भी चाहती हूँ ना। दीपांशु ने कहा। किस तरह की तैयारी? तुम यहाँ देख रही हो ना कि सारी डिटेल्स बिना तैयारी के हो रही हैं, और डील क्रैक करने में कैसी तैयारी होती है? दीपांशु की बात का जवाब देते हुए रजनी आगे बढ़ी और उसने आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बाकी लोग चिल्लर कंपनियों को कन्विंस कर रहे हैं, मैंने अग्रवाल ग्रुप को कन्विंस किया है। जब कल अग्रवाल ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऑफिस में आएगा तब उसे क्या लगेगा कि वो किस तबेले में आ गया है। आप यही चाहते हैं, कम से कम ऑफिस की साफ सफाई तो करवाइए। ये सुनते ही दीपांशु की नजर अधीर पर पड़ी और उसने इशारा करते हुए रजनी से कहा, तुम्हारे साथी ने कोई काम नहीं किया है, कम से कम उससे साफ सफाई का ही काम करवा लो। इतने में रजनी हंसने लगी और बोली, आपको कैसा लगता है कि वो मेरा साथी है? मौका परस्त इंसान हूँ सर, मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है। इतने में दीपांशु अपनी कुर्सी से उठा और उसने कहा, अगर ऐसा है तो चलो, तुम्हारी इस कामयाबी का कुछ फायदा मैं भी उठा लेता हूँ। इतना कहते ही वो रजनी के साथ बाहर आया और उसने सेल्स डिपार्टमेंट के मौजूद सभी लोगों की तरफ देखकर कहा। रजनी ने आखिरकार वो कर दिखाया जो कोई लूजर नहीं कर सकता था, क्योंकि ये नेपोटिज्म का काम है ही नहीं। लोग आ जाते हैं यहाँ अपनी बीवियां पत्नियों की सिफारिश लेकर, उनका काम भी सिफारिश वाला ही होता है। एक दो तुक्के क्या लग गए, कंधे चौड़े करके चलते हैं। जैसे ही दीपांशु ये बात कर रहा था तभी अधीर अंदर आते हुए अपनी कुर्सी पर बैठा। हालांकि बाकी के लोग खड़े थे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इतना ही नहीं, ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को पता था कि मैनेजर के मुंह से निकली हर एक बात सिर्फ और सिर्फ अधीर पर लागू होती थी। तभी मैनेजर ने एक बार और रजनी की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक जोरदार ताली हो जाए रियल टैलेंट के लिए। इतने में सभी लोग एक एक करके ताली बजाने लगे और अधीर ने अपने दोनों कानों में हेडफोन डालकर आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ खबर आग की तरह फैल गई थी। नम्रता मोहिनी के केबिन में आ गई और मोहिनी ने पूछा कि ये बाहर शोर शराबा किस बात का हो रहा है। नम्रता कहती है, मैडम दरअसल सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की रजनी को अग्रवाल ग्रुप की डील्स मिल गई हैं और अग्रवाल ग्रुप से कल कोई हमारे ऑफिस में आकर डील पेपर साइन करने वाला है। इसी वजह से सेल्स डिपार्टमेंट में खुशी मनाई जा रही है। इतने में मोहिनी ने पूछा, रजनी को तो अधीर के साथ टीम अप किया गया था ना? नम्रता ने हाँ में जवाब दिया। अब मोहिनी को लग रहा था कि रजनी की डील क्रैक होने का कारण और कोई नहीं बल्कि अधीर ही होगा। ये सोचते हुए मोहिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और नम्रता को बाहर जाने के लिए कहा। दरअसल मोहिनी को इस बात की खुशी नहीं थी कि कंपनी को डील मिल गई, बल्कि इस बात का गम था कि अधीर ने एक लड़की को ये डील दिलवाई। आखिर उस लड़की के साथ अधीर का क्या रिश्ता है, यही बात मोहिनी के दिमाग में घूम रही थी। नम्रता के जाते ही मोहिनी यहाँ से वहां चक्कर काटने लगी। हालांकि कल ही मोहिनी ने मातृका के डोमिनेंस को कम करने के लिए अपनी दोस्त निशा से बात की थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कितने लोगों को अधीर से दूर रखने की कोशिश करेगी और क्यों। ये सोचते हुए मोहिनी केबिन से बाहर निकली और सीधा वॉशरूम में चली गई। अपने चेहरे को आईने में देखते हुए सोचने लगी, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मुझे क्यों फर्क पड़ता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है और कौन किसे कौन सी पदवी दिलाता है? दूसरी तरफ अधीर अब भी कान में हेडफोन लगाए अपने टेबल पर सर रखकर ऐसे बैठा था जैसे वो अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हो। इतने में रजनी उसके पास आई। रजनी ने जबरदस्ती उसके कान से ईयरफोन निकाला और साइड में रखते हुए कहा, अब तुम कंपनी के डील दिलवाने के लायक तो हो नहीं, ना तुम छोटे बिजनेसमैन के पास जा सकते हो और ना ही तुम अग्रवाल ग्रुप से डील लेकर आ सकते हो। तो कम से कम तुम ऑफिस में लगे हुए जाले साफ करवा दो, ताकि कल जब अग्रवाल ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए तो उसे ऐसा न लगे कि हम ऑफिस में नहीं बल्कि तबेले में रहते हैं। अधीर ने अपने डीठ होने का परिचय देते हुए अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला और टेबल पर रखा हुआ ईयरफोन उठाकर कान में लगा लिया। रजनी मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं इस आदमी को किस बात का घमंड है, टेबल पर ऐसे सर लगाकर बैठा है जैसे टेबल नहीं इसकी गर्लफ्रेंड की छाती हो। इतने में दीपांशु ने तुरंत डेकोरेटर को हायर किया और डेकोरेटर ने आकर ऑफिस की साफ सफाई करने के बाद एक रेड कार्पेट बिछाया और मेन डोर के पास कुछ गमले भी लगाए। चौकीदार इस सजावट को गौर से देख रहा था। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि ऑफिस में क्या हो रहा है। वैसे तो चौकीदार की बात करें तो जब तक उसे बात पता न चल जाए उसके पेट में दर्द होता रहता है, इसीलिए वो पेट पकड़कर डेकोरेटर से पूछता है, क्यों भैया, किसी की शादी हो रही है ऑफिस में डेकोरेशन? डेकोरेटर ने कहा, शादी हो रही है कि मैयत हो रही है, हमें क्या मतलब? हमको बोला गया है कि लाल चटाई लाकर बिछा दो, सो बिछा दिए और अब अपना पैसा लेंगे और निकलेंगे। तुमको पता नहीं तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है? हमसे पूछने आए हो?
डेकोरेटर की खरी खोटी सुनने के बाद चौकीदार अपने दोनों हाथ पीछे करके अपनी कुर्सी के पास चला गया और सुस्ती दिखाने लगा। ऑफिस में गॉसिप जोरों शोरों से चल रही थी और सब लोग रजनी को इतना भाव दे रहे थे जैसे रजनी आज कोई बड़ी फिल्म स्टार बन गई हो। इतने में मोहिनी का कई बार दिल किया कि वो आकर सीधा अधीर से बात करे और पूछे आखिर रजनी और उसका क्या चल रहा है, लेकिन वो हर बार ये सोचकर डर रही थी कि कहीं अधीर ये ना सोचे कि वो फिर से अधीर के पास वापस आना चाहती है। 3 साल का रिश्ता था उनका, उन्होंने 3 साल एक कमरे में बिताए थे। हालांकि ये बात अलग थी कि 3 सालों में ना कोई पते की बात की थी और ना ही एक दूसरे को समझने की कोशिश। अब दूर होने के बाद अधीर तो अपनी दुनिया में मग्न था, लेकिन मोहिनी को बहुत असर पड़ रहा था। वो उस हर लड़की को गायब कर देना चाहती थी जो अधीर से अच्छी तरह बात करती थी, उसके आसपास रहने की कोशिश करती थी। हालांकि मोहिनी की ये हरकतें उसकी असिस्टेंट के साथ साथ स्टाफ में मौजूद कुछ लोगों को पता थी और ऑफिस में छोटी बात को हवा लगने में कितनी देर लगती है। इसीलिए अधीर भी अब समझने लगा था कि मोहिनी किस दौर से गुजर रही है, लेकिन अधीर को इस बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला था। सारी तैयारी को देखते हुए अधीर मुस्कुराया और उसने फोटो क्लिक करते हुए नताशा को भेज कर कहा, मैंने सुना है मोहिनी कॉर्पोरेशन को हमारी तरफ से कोई नई डील मिली है, क्या मैं जान सकता हूँ ये डील किसके द्वारा दी गई है? नताशा सुनकर हैरान हो गई क्योंकि उसके नॉलेज में ऐसी कोई डील नहीं थी। फिर भी नताशा ने कुछ समय मांगते हुए अधीर को कॉल बैक करके कहा। अगले आधे घंटे में अधीर का फोन बजने लगा। उस वक्त सेल्स डिपार्टमेंट में फिर से मीटिंग शुरू हो गई थी और दीपांशु रजनी की गाथाएं गा रहा था। इतने में अधीर के फोन की घंटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और अधीर ने बिना सोचे समझे अपने कदम बाहर की तरफ मोड़ दिए। तभी नताशा ने कहा, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई है, हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी डील साइन करने के लिए मोहिनी कॉर्पोरेशन में नहीं आने वाला है, ये खबर झूठी है। इतना सुनते ही अधीर हंसने लगा और उसने नताशा से कहा, क्या तुमने सजावट देखी? मुझे तो समझ नहीं आता मोहिनी ने अपने वर्कर्स को कितनी छूट दे रखी है, फालतू की बर्बादी चल रही है। ये सुनते ही नताशा कहती है, तुम्हारी चुगलियों के लिए मैं किसी और दिन समय निकालूंगी, इस वक्त मेरे पास बहुत काम है। इतना सुनते ही अधीर ने भी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और सजावट की तरफ देखने लगा। उस वक्त डेकोरेटर अपने पैसे लेकर अपने आदमियों के साथ वहां से निकल रहा था। हालांकि डेकोरेशन कुछ खास नहीं थी, लेकिन अधीर यही सोच रहा था कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह अफरा तफरी का माहौल था। रजनी अपनी घड़ी में लगातार टाइम देख रही थी और दुष्यंत के आने का इंतजार कर रही थी। आज रजनी खुद भी एक लंबा गाउन पहनकर आई थी और पैरों में उसने वही 6 इंच की हील्स पहनी हुई थी। उसके हाथ के चबाते हुए नाखून को जो पूरी तरह अंदर धंस गए थे, आज उसने उसकी सजावट बढ़ाने के लिए उसमें नेल। रजनी अपने तेवर दिखाने में माहिर थी और माया उसे देखकर जल भुन रही थी। वैसे तो माया ने कंपनी के लिए कम से कम 5 डील क्रैक कर ली थी, लेकिन उन 5 को मिलाकर भी अग्रवाल ग्रुप की डील को ओवरकम नहीं किया जा सकता था। ये सोचते हुए माया बार बार रजनी के पास जाती और उसे अपनी डील की रिपोर्ट पूछती, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे रजनी के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी और आखिरकार सुबह के 10 बजने को आए थे। रजनी जाकर दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई और दुष्यंत का इंतजार करती रही। जब अगले आधे घंटे तक मोहिनी कॉर्पोरेशन के पास कोई नजर नहीं आया, तब रजनी ने दुष्यंत का नंबर डायल किया और उसे कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल आने लगा। ये देखकर रजनी सचमुच बहुत डर गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास मदद के लिए जाए। उसकी नजर सीधा केबिन पर पड़ी। दीपांशु केबिन में बैठा रजनी की तरफ देख रहा था। रजनी दौड़कर दीपांशु के केबिन में आई और उसने दीपांशु से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, वो आदमी मेरा फोन नहीं उठा रहा है जिसने मुझसे वादा किया था। ये सुनते ही दीपांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने टेबल पर हाथ दे मारा और खड़े होकर रजनी के करीब जाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरे स्टाफ के सामने अपनी भी बेइज्जती करवा ली। अगर ये डील क्रैक नहीं हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पहले से ही हम सेल्स डिपार्टमेंट का बचा कुचा फंड डेकोरेशन में लगा चुके हैं। अगर रजनी के बहकावे में आकर दीपांशु ने ये काम नहीं किया होता तो शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सबके सामने पहले ही बोल चुका था कि उसे पहले से रजनी पर भरोसा था और वो अधीर को भी बुरा भला सुना चुका था। इतने में दीपांशु ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो वो आदमी जिससे तुमने बात करने की कोशिश की थी, वो अग्रवाल ग्रुप की कौन सी कंपनी में था? रजनी इस बात पर गौर करने लगी
क्योंकि उसे याद था कि दुष्यंत ने उसे एक कंपनी का नाम बताया था, लेकिन रजनी के दिमाग से कंपनी का नाम निकल चुका था। तभी वो कुर्सी पर बैठी और उसने दीपांशु से कहा, मुझे 2 मिनट सोचने दो, कंपनी का नाम याद आते ही मैं आपको बताती हूँ। कुछ ही देर बाद रजनी उठ खड़ी हुई और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, उस कंपनी का नाम ट्रेडमेक था। दीपांशु का गुस्सा ये नाम सुनकर और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने कहा, तुम क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? ये बहुत छोटी कंपनी है और हम ट्रेडमेक से पहले ही ऑर्डर ले चुके हैं। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। तभी रजनी ने कहा, वो ट्रेडमेक कंपनी में विजिट करता रहता है, पर वो अग्रवाल ग्रुप के लिए काम करता है। उसने कहा कि वो अग्रवाल ग्रुप के हर एक आदमी को जानता है। वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? आप एक बार मुझे ट्रेडमेक का नंबर देकर देखिए, मैं उनसे बात करती हूँ, जरूर वहां से कुछ पता चलेगा। इतने में दीपांशु ने अपने दोनों हाथ डेस्क पर पटके और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये टाइम इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं, बल्कि ये पता लगाने का है कि वो आदमी अब तक पहुंचा क्यों नहीं। तुम डायरेक्ट उसे फोन करो। रजनी ने रोते हुए शक्ल बनाते हुए कहा, सर, मैं उसे कई बार फोन कर चुकी हूँ, पर उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। रजनी और दीपांशु के बीच में चल रही हलचल बाकी के सारे स्टाफ वाले देख पा रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ अधीर अपनी जगह बैठा चिप्स का पैकेट हाथ में लिए मजे से चिप्स खा रहा था और दीपांशु और रजनी के बीच की टेंशन मजे से देख रहा था। दूसरी तरफ रजनी ने तुरंत दीपांशु से नंबर लिया और फोन लगाकर हड़बड़ी में कहा, हेलो, क्या मैं आपके यहाँ विजिट करने वाले दुष्यंत से बात कर सकती हूँ? इतने में एक लड़की की आवाज आई, माफ कीजिएगा मैडम, इस कंपनी में कोई दुष्यंत नहीं है। तभी रजनी ने कहा, अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपकी कंपनी की तरफ से मोहिनी कॉर्पोरेशन को कोई बिजनेस प्रपोजल दिया गया है? उस लड़की ने कहा, हाँ, बिजनेस प्रपोजल तो हुआ है, मिस माया के साथ इसकी बात चल रही थी। फोन स्पीकर पर था और दीपांशु ने पूरी बात सुन ली थी। तभी दीपांशु अपने बाल नोचते हुए कुर्सी पर बैठ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। रजनी अपनी रोती हुई शक्ल लेकर केबिन से बाहर गई। तब तक सबको पता चल गया था कि रजनी का भांडा फूट चुका है, लेकिन कल जिस तरह से उसने पूरे स्टाफ के साथ बिहेव किया था, उसके बाद उसे सांत्वना देने कोई नहीं आने वाला था। देखते ही देखते ये खबर मोहिनी तक पहुंच गई। मोहिनी तुरंत सेल्स डिपार्टमेंट में आई और उसने पूछा, रजनी कौन है? रजनी उठ खड़ी हुई, उसके पैर कांप रहे थे। इतने में मोहिनी ने कहा, मैनेजर को बुलाओ। अब तक मोहिनी इस बात का पता लगा चुकी थी कि रजनी और अधीर के बीच में कोई चक्कर नहीं है, और वो मन ही मन बोलती है, मुझे पता था अगर अधीर होता तो ये डील उसके हाथ से कभी नहीं जाती। दीपांशु और रजनी के एक जगह इकट्ठा होने के बाद मोहिनी ने कहा, दीपांशु, अगर तुमसे सेल्स डिपार्टमेंट ढंग से मैनेज नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो, मैं कोई नया मैनेजर रिक्रूट कर लूंगी। ये क्या हरकतें हैं? तुमने किसी लड़की के हाथ में इतनी जिम्मेदारी दे दी और किसके कहने पर तुमने इतनी सारी सजावट करवाई? मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। जब कोई आने वाला नहीं था तो इतना खर्चा करवाने की क्या जरूरत थी? ये बात सुनते हुए अधीर हंसने लगा। तभी मोहिनी ने उन दोनों को डांट लगाने के बाद अधीर की तरफ देखा। इतने में मोहिनी सेल्स डिपार्टमेंट से निकलने लगी। जब वो दरवाजे पर पहुंची, उसने एक बार और रजनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हुए दीपांशु को समझ नहीं आ रहा था कि या तो मोहिनी पागल हो गई है या फिर उसके लिए डील इतनी मैटर नहीं करती। खैर, इस वक्त मोहिनी के बारे में सोचने से ज्यादा ये जरूरी था कि वो अपनी इज्जत और अपनी पोजीशन कैसे बचाए। लेकिन उसने जितनी बड़ी गलती की थी, उसके बदले में उसे सिर्फ अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता था। दूसरी तरफ मोहिनी जैसे ही अपने केबिन में पहुंची, उसने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा था। मोहिनी ने जब फोन को अपने हाथ में लिया तो उसे पता चला कि निशा का फोन है। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने निशा से वादा किया था कि उसकी कंपनी का अग्रवाल ग्रुप के साथ टाई अप होने वाला है, लेकिन बिना अधीर की मदद के ये पॉसिबल नहीं था। इतने में मोहिनी ने तुरंत निशा को फोन लगाया और निशा से हेलो कहा। तभी निशा एक्साइटेड होकर बोली, हेलो, तुम तो मुझे ये बताओ कि कब अग्रवाल ग्रुप के ओनर के साथ मिलने वाली हूँ मैं, क्योंकि जिस दिन तुम ये बात मुझे बताओगी उसी दिन मैं अपने सोशल मीडिया पर तुम्हारी कंपनी का पोस्ट अपलोड कर दूंगी और फिर देखना तुम्हारे पास एक के बाद एक ऑर्डर आते ही जाएंगे। मोहिनी ने दबी हुई आवाज में कहा, ऐसा बहुत जल्द ही होगा, तुम टेंशन मत लो। मोहिनी की आवाज में भारीपन देखते हुए निशा ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही हो ना? तुम इतना डर क्यों रही हो? मोहिनी कहती है, नहीं तो मैं डर नहीं रही हूँ। तभी निशा ने कहा, देखो मोहिनी, तुम डरो या ना डरो उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ
कि मैं तुम्हारे साथ टाई अप इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम अग्रवाल ग्रुप के साथ लगातार काम करती रहती हो। तुमने मुझे बताया कि अभी रिसेंटली तुमने उनको एक बड़ा टेंडर पास करके दिया है और उसके बाद भी तुम बाकी के बिजनेस के लिए उनके साथ बात कर रही हो। जैसे ही उनके साथ तुम्हारी डील पक्की हो जाए तब मेरी मीटिंग करवाना, फिर मैं अपना किया हुआ वादा निभाऊंगी। मोहिनी ने कहा, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो डील पक्की होने के बाद ही तुमसे बात करूंगी। ये सुनते ही निशा ने मुस्कुराते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मोहिनी के पास दो रास्ते थे, या तो वो अधीर के पास जाकर उससे मदद मांगती या फिर वो अपनी कंपनी के नाम के साथ मातृका का नाम जोड़ देती। लेकिन वो अपनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसे पता था कि जब मातृका अधीर के साथ बैठी हुई थी तब उसकी आत्मा कितनी जल रही थी। ये सोचते हुए मोहिनी ने केबिन के बाहर कदम रखने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं अधीर उसके इस मूव को गलत न समझ ले। वैसे भी मोहिनी के पास कोई चारा नहीं था। वो पहले ही निशा को कमिटमेंट दे चुकी थी और उसे पता था कि निशा किस तरह की इंसान है। अगर मोहिनी ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो वो अपने सोशल मीडिया में उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर देगी। इससे उसके गिने चुने क्लाइंट भी उसे छोड़कर चले जाएंगे। इतने में मोहिनी ने अपनी आंखें बंद की और केबिन से बाहर कदम रखते हुए फिर से सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ चली गई और उसने अधीर को अपनी टेबल पर सर रखकर सोते हुए देखा। ये देखकर एक बार के लिए मोहिनी को गुस्सा आया और उसने अधीर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, अधीर, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो यहाँ से। अधीर कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी मोहिनी। मोहिनी कहती है, मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। इतना सुनने के बाद अधीर उठ खड़ा हुआ। तभी मोहिनी उसे सिक्योरिटी रूम में लेकर गई। इतने में माया ने अपने शिकवे गिला भुलाकर रजनी की तरफ कुर्सी खींची और कहा, ये क्या चल रहा है भाई? पत्नी पति को दिन दहाड़े सिक्योरिटी रूम में लेकर जा रही है, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? रजनी कहती है, फालतू की बातें मत कर। हो सकता है दोनों नाम मात्र के पति पत्नी हो, उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जो एक कमरे के अंदर होता है। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने पति को कहाँ लेकर जा रही है। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसे अधीर की खटिया खड़ी करनी होगी, इसीलिए उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती करने से एकांत चुना होगा। माया कहती है, चाहे जो भी हो, हम लोग जाकर बाहर से कान लगाकर सुन तो सकते ही है ना। रजनी ने गुस्से में माया की तरफ देखा और कहा, यहाँ मेरी जिंदगी उजड़ गई है और तू वहाँ कान लगाकर दूसरे की बकवास सुनना चाहती है। जा, अकेली ही चली जा, तुझे वैसे भी गॉसिप के अलावा और कुछ समझ नहीं आता। मुझे कहीं नहीं जाना। इतने में माया ने मुंह बनाकर और अपनी कुर्सी से उठकर कहा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी रूम के अंदर जाते ही अधीर ने मोहिनी की तरफ देखा और उसके करीब जाकर कहा, क्या बात है, तुम मुझे इस तरह अकेले कमरे में क्यों लेकर आई हो? मोहिनी ने अधीर की छाती पर हाथ रखते हुए उसे धक्का दिया और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। दरअसल रजनी जो डील क्रैक नहीं कर पाई, वो डील मुझे चाहिए, नहीं तो मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो। अधीर कहता है, तुम्हारी मदद तो मैं कर दूंगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? और ये बताओ कि इस डील में तुम्हें इतना क्या नुकसान होने वाला है? मोहिनी को पता था कि अगर वो अधीर को सच्चाई नहीं बताएगी तो अधीर उसकी बात नहीं सुनने वाला। इसीलिए मोहिनी नर्वस होकर अपने हाथ मसलने लगी और उसने कहा, दरअसल मैं मातृका की जगह पर अपनी दोस्त निशा को हमारे ब्रांड के लिए लेकर आना चाहती थी और मैंने उससे वादा किया है कि मैं अग्रवाल ग्रुप की डील क्रैक करके उसे अग्रवाल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से मिला कर रहूंगी। इस बात पर वो राजी हुई है। अधीर को हैरानी हुई और उसने मोहिनी के करीब जाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर तुमने मातृका को हटाने के बारे में क्यों सोचा? तुम्हें सुलझे हुए लोगों के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, घर में दिन भर ऐसे पागल लोगों के साथ रहती हूँ, शायद तुम्हें आदत हो गई होगी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जिसे बिना सोचे समझे ही मातृका को तुम्हारी कंपनी का सपोर्ट करने के लिए कह दिया। देखो, उसने बिना किसी शर्त के वीडियो भी डाल दिए। अधीर लगातार बोलता जा रहा था और मोहिनी को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। कुछ देर तक वो सुनती रही और आखिरकार जब उससे सब्र नहीं हुआ तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोल पड़ी, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम उस लड़की के पास रहो। ये सुनते हुए एक पल के लिए सिक्योरिटी रूम में सन्नाटा छा गया था और अधीर ने क्यूरियोसिटी के साथ मोहिनी की आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आया कि मोहिनी उसे हर रात अपने कमरे से निकल जाने के लिए कहती थी और आज उसके अंदर इतना प्यार कहां से आ रहा था। अधीर ने 2 कदम आगे बढ़ाए और मोहिनी के इतने करीब चला गया कि जितने में उसे मोहिनी कुछ देर के लिए सिक्योरिटी रूम में शांति फैल गई थी। ना तो अधीर ने कुछ कहा और ना ही मोहिनी कुछ कह पाई। मोहिनी अपने शब्दों को अपने मन में कई बार दोहराकर खेद व्यक्त कर चुकी थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। यही एक चीज वो अधीर से छुपाना चाहती थी, लेकिन उसने खुले शब्दों में कह डाला था। तभी अधीर ने कहा, अभी अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें मातृका के मेरे करीब आने से जलन होती है? आखिर तुम चाहती क्या हो मोहिनी? तुमने सबसे पहले डिवोर्स के लिए पहल की थी, फिर तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। अब अचानक तुम्हें मेरे पास रहने वाली लड़कियों से जलन हो रही है। मुझे इस बात पर हंसना चाहिए या फिर गुस्सा आना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम अपने सेंसेस में तो हो ना? मोहिनी खुद को संभालते हुए हाथ बांधकर अधीर को दूर हटाकर कहती है, मुझे लगता है तुम खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, पर अधीर ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तरफ से मेरे ऑफिस में ज्यादा लोग आए और यहाँ इंटरफेयर करें। ऐसे में मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जिस दिन तुम इस ऑफिस को छोड़कर चले जाओगे उस दिन वो लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। उनका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। मोहिनी का कवर अप सुनकर अधीर ने तालियां बजाई और कहा, पहले तो मुझे लगा था कि तुम बहुत क्लियर हो, लेकिन अब तुम कंफ्यूज और झूठी नजर आ रही हो। मोहिनी ने नजर उठाकर अधीर की आंखों में देखा और कहा, एक बार तुम ध्यान से सुन लो। तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो इंसान मुझे अपने बिजनेस में नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे किसी पर्सनल रिलेशन, किसी पर्सनल दोस्ती को अपने बिजनेस में नहीं चाहती हूँ। और यहाँ मैं ये बात करने आई थी कि क्या तुम मुझे अग्रवाल ग्रुप से नया ऑर्डर दिलाने में मदद करोगे? मेरे लिए ये बहुत जरूरी है, और अगर मैं तुमसे ये मांगने आई हूँ तो इसका मतलब मैंने खुद से 1000 बार इस सवाल को पूछा है। इसके बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो अभी के अभी बता दो। अधीर हंसने लगा और उसने कहा, अब जब तुमने क्लियर कर लिया है कि हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए यही बहुत है। क्योंकि मोहिनी, तुमसे कोई रिश्ता रखना मतलब तुम्हारे परिवार से रिश्ता रखना, और तुम्हारे परिवार का ख्याल आते ही मेरा सर दर्द करने लगता है और तुम्हारी माँ की शक्ल मेरे सामने घूमती है। मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हारी माँ मेरी आंखों के सामने कैसी नजर आती है? मोहिनी ने हाथ उठाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं जानना। अधीर, बस मुझे ये बताओ कि तुम मेरी मदद करने वाले हो या नहीं, क्योंकि अगर निशा को पता चल गया कि मेरा अग्रवाल ग्रुप से कोई रिश्ता नहीं है और हम कोई नया ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, तो आगे अग्रवाल ग्रुप के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकते, तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि मैं उसे पुराने डील पेपर भेज चुकी हूँ, जो कि हमारे बीच में बिजनेस रिलेशन बना था, उसके बारे में बता चुकी हूँ। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि आगे ये रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, तब मेरी कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अधीर ने अपनी दोनों हाथ जेब में डाले और मोहिनी के चेहरे को देखते हुए कहा, ऑल राइट, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि ये मेरा एहसान होगा और एहसान का बदला समय आने पर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मोहिनी इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी मौजूदा हालात में चलने वाली प्रॉब्लम उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए उसने अधीर को सीधे शब्दों में कह दिया, ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। इतने में अधीर ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए सवालिया नजर से मोहिनी की तरफ देखा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर नताशा को फोन किया। नताशा उस वक्त कुछ बिजनेस वर्क में बिजी थी। उसने जैसे ही अपने फोन की स्क्रीन पर अधीर का नंबर देखा, तुरंत फोन उठाते हुए कहा, मैं जरूरी काम में व्यस्त हूँ, क्या तुम मुझे बाद में फोन कर सकते हो? अधीर कहता है, मैंने भी कुछ जरूरी काम के लिए ही फोन किया है, इसीलिए पहले मेरी बात सुनो। नताशा ने अपनी आंखें गोल घुमाई और अपने असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहा। असिस्टेंट के बाहर जाते ही नताशा कहती है, हाँ बोलो, क्या हुआ है? अधीर ने कहा, तुम्हारी एक मदद चाहिए। आने वाले समय में जितने भी ऑर्डर्स कंपनी आउटसोर्स करने वाली है, उसमें से 5 ऑर्डर मोहिनी कॉर्पोरेशन को दे दो। ये सुनते ही नताशा हैरान हो गई। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं पहले ही मोहिनी कॉर्पोरेशन को एक बड़ा काम दे चुकी हूँ, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है। अधीर कहता है, काम अच्छा था ना? नताशा ने अपनी कुर्सी से उठकर कमर में हाथ लगाते हुए कहा, मैंने खुद चेक नहीं किया, लेकिन वर्कर्स का कहना था कि ठीक था। इतने में अधीर ने कहा, तो मेरी बात को गौर से सुनो, जब कोई कंपनी बेहतर काम कर रही है तो उसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। डील पेपर अपने नाम पर बनाकर साइन करके उसे भेज दो, या फिर खुद मोहिनी कॉर्पोरेशन जाकर साइन करवाओ, और तुम्हारी मर्जी है। नताशा ने एक लंबी सांस भरी और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे भाई के ऊपर उस औरत ने डिवोर्स देने के बाद ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो मेरा भाई। इतने में अधीर ने नताशा को बीच में रोकते हुए कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले काम की बात खत्म कर लेते हैं। तो तुम ये काम कब तक खत्म करने वाली हो जो मैंने करने के लिए कहा है? नताशा कहती है, अब तुम मेरे बॉस की तरह साउंड कर रहे हो। अगर तुम मुझे इसी तरह ट्रीट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ,
कल सुबह डील साइन हो जाएगी और अब जिसे बताना है बता दो। इतने में अधीर ने धन्यवाद कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मोहिनी की तरफ देखकर तुम्हारा काम हो गया है ये कहा। अब जाओ, मुझे सोने दो। मोहिनी ने अपनी आंखें गोल घुमाई और अधीर वहीं सोफे पर लेट गया। जैसे ही मोहिनी बाहर निकली तो उसने देखा कि माया दरवाजे पर कान लगाने की कोशिश कर रही थी। मोहिनी ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? माया ने तुरंत अपना सर झुकाया और वॉशरूम की तरफ भाग गई। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कैसे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। तभी मोहिनी अंदर जाते हुए सोचने लगी, जैसे एक अच्छा बिजनेस आएगा वैसे ही वो अपने सारे फालतू एम्प्लॉयज को ऑफिस से निकाल देगी। इतने में मोहिनी अपने केबिन में गई और उसने नम्रता को बुलाया। नम्रता जैसे ही केबिन में गई, मोहिनी ने कहा, सेल्स डिपार्टमेंट को बता दो कि अग्रवाल ग्रुप के साथ कल डील होगी और उसका रिप्रेजेंटेटिव कल हमारे ऑफिस में आकर डील साइन करेगा। नम्रता कहती है, मैडम क्या इसके अलावा कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप सेल्स डिपार्टमेंट को देना चाहती हैं? मोहिनी ने नजर उठाकर नम्रता को आंख दिखाई और नम्रता समझ गई थी। तभी नम्रता तुरंत वहां से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर जाते ही नम्रता ने लंबी सांस ली और फिर अपने टेबल पर जाकर तुरंत सेल्स डिपार्टमेंट में फोन किया। नम्रता का फोन दीपांशु ने उठाया। उस वक्त दीपांशु शर्मिंदगी से चूर अपने सर पर हाथ लगाए अपने केबिन पर अकेला बैठा हुआ था। उसने केबिन के फ्लैप्स भी बंद कर दिए थे। वो नहीं चाहता था कि बाहर से कोई उसे देख पाए। इतने में फोन उठाकर दबी हुई आवाज में दीपांशु ने कहा, हेलो। नम्रता कहती है, खुद को संभालो और एक गिलास पानी पियो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कल अग्रवाल ग्रुप के साथ डील पक्की है। सुबह 11 बजे अग्रवाल ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऑफिस में आएगा। इतना कहते ही नम्रता ने फोन रख दिया और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन न होने के कारण सेल मैनेजर दीपांशु को लगा कि शायद ये वही रिप्रेजेंटेटिव होगा जिससे रजनी की बात हुई थी। तभी दीपांशु ने रजनी को अपने केबिन में बुलाया और कुछ ही देर के बाद रजनी केबिन के अंदर चली गई। दीपांशु ने रजनी को इन्फॉर्मेशन दिया। तभी मुस्कुराते हुए रजनी केबिन से बाहर आई और खुद को इस तरह ट्रीट करने लगी जैसे वो कल तक कर रही थी। भले ही उसका रिप्रेजेंटेटिव लेट हुआ था, लेकिन कम से कम कल तो वो आने वाला था। ये सोचते हुए वो इतराकर अपनी जगह पर बैठ गई। इतने में माया वॉशरूम से बाहर आई और उसने रजनी के पास आकर कहा, मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की लेकिन अंदर से ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ कभी कभी फुसफुसाने की आवाज आ रही है और एक बार मैंने दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की। उस वक्त अधीर मोहिनी मैडम के बहुत करीब था। तुम्हें क्या लगता है इस चीज को हमें क्या सोचना चाहिए? क्या उन दोनों ने कोई नई फैंटेसी के बारे में पकड़कर उसे आजमाने के बारे में सोचा होगा, या फिर उन्हें घर में मौका नहीं मिलता होगा, या अचानक मोहिनी मैडम ने अपने कंप्यूटर में से कोई ऐसी चीज देख ली होगी जिसकी वजह से उन्हें। इससे आगे माया कुछ कहती, रजनी ने अपना पेन उठाकर अपने फोटो के पास रख दिया और कहा, माया क्या तुम्हें ऑफिस एटिकेट्स नहीं पता? ऐसी बातें ऑफिस में नहीं की जाती हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने बॉस के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? माया हैरानी से उसे देखने लगी। तभी उसने कहा, अभी अभी तो तुम खुद चाहती थी कि ये बात सबको पता चले। आखिर पति पत्नी के बीच में चल क्या रहा है और अभी अभी तुम बड़ी सती सावित्री बन रही हो। रजनी कहती है, फिलहाल मेरे लिए बड़ी खबर है कि जिस रिप्रेजेंटेटिव से मैंने बात की थी वो कल ऑफिस में आकर डील पेपर साइन करने वाला है। इसके अलावा मुझे और कोई गॉसिप नहीं चाहिए। मैं अपना पूरा ध्यान काम पर लगाना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। माया ने मुंह बनाते हुए कहा, एक्चुअली रजनी तुम्हें पता है गिरगिट भी अपना रंग बदलने में ज्यादा समय लगाता होगा। तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट हो। रजनी उठी और उसने कमर में हाथ लगाते हुए कहा, इस दुनिया में फास्ट चीज ही दिखती है, स्लो तो ओवररेटेड हो जाता है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तभी माया ने मुंह मटकाया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। रजनी ने भी गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। आसपास के लोग उन लोगों को देखकर अपने सर पर हाथ लगाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। वैसे तो माया और रजनी का लड़ना, मनाना, रूठना और दोस्ताना हर रोज का काम था, लेकिन ऑफिस में सिर्फ वो दोनों ही नहीं थे जिनके बीच में इस तरह की केमिस्ट्री थी। दरअसल कुछ समय पहले नम्रता और जूही एक दूसरे से ऐसे दोस्त बन गए थे, लेकिन जूही के जाने के बाद नम्रता उसे मिस करने लगी थी। उसकी कुर्सी आज भी खाली थी। तभी नम्रता ने सोचा कि क्यों ना मोहिनी के पास जाकर न्यू रिक्रूटमेंट के लिए बात की जाए। इसीलिए नम्रता मोहिनी के केबिन के पास गई और उसने दरवाजा खटखटाया। मोहिनी से अंदर आने के लिए पूछा और मोहिनी ने उसे इज्जत दे दी। वो जैसे ही अंदर गई, मोहिनी ने उसे आने का कारण पूछा। तभी नम्रता कहती है, मैडम मैं सोच रही थी कि ऑफिस में काम बढ़ रहा है, क्या हमें नई रिक्रूटमेंट करनी चाहिए? मोहिनी अपनी जगह से उठी और उसने गुस्से में नम्रता की तरफ देखा और कहा,
लगता है आजकल तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है। कुछ बादाम खाया करो। मैंने तुमसे कुछ दिन पहले ही रिक्रूटर एजेंसी से बात करने के लिए कहा था और तुम आज मुझसे पूछने आ रही हो। तुम्हें मुझे अपडेट देना चाहिए कि कोई नया एम्प्लॉय कंपनी में इंटरव्यू के लिए कब आ रहा है। मोहिनी की बात सुनकर नम्रता अपने आप से पूछने लगी कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इतने में वो उल्टे पैर बाहर आकर अपनी टेबल पर चली गई। शाम होते ही एक एक करके सभी लोग ऑफिस से बाहर निकले, लेकिन अधीर सिक्योरिटी रूम में आराम से सोया हुआ था। जब सभी लोग निकल गए तभी मोहिनी सिक्योरिटी रूम से गई और उसने अधीर को उठाकर कहा, क्या रात भी यहीं गुजारने का विचार है? अधीर झटके से उठा और उसने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर अंधेरा नजर आ रहा था। तभी अधीर कहता है, समय क्या हो रहा है? मोहिनी ने कहा, 7:30 बज रहे हैं। अधीर ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं 8 बजे ऑफिस से बाहर निकलूंगा। इतना कहकर वो फिर से सो गया। मोहिनी उसके पीछे नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए वो सीधा बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अधीर की हरकतों को देखकर कौन कहेगा कि वो अग्रवाल ग्रुप का लीडर है। वैसे तो मुझे तो लगता है कि मैंने उस दिन पार्टी में किसी और ही आदमी को देखा था और ये कोई और ही आदमी है। हालांकि मोहिनी अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने चुपचाप घर जाना ही बेहतर समझा। दूसरी तरफ कुछ देर बाद जब अधीर उठ खड़ा हुआ, उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी अधीर को याद आया कि अगर उस दरवाजे को कोई जोर से बंद कर दे तो उसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर का लॉक टूट चुका था। इतने में अधीर वापस आया और उसने अपनी फोन की स्क्रीन को देखा। दरवाजा बंद हो जाने के कारण उसके फोन का नेटवर्क भी चला गया था। रात के 10 बज रहे थे। ठंड का समय था। जनवरी का महीना दिल्ली में हर किसी के होश उड़ा देने वाला था। ऐसे कोहरे में रात को चौकीदार कंपनी में आया और उसने गाना गाते हुए दिन के चौकीदार को जाने के लिए कहा। दोनों चौकीदारों में कुछ देर तक बात हुई। फिर दिन के चौकीदार ने गुड नाइट कहते हुए रात वाले चौकीदार को चाबियां थमा दी। दिन के चौकीदार के जाते ही रात के चौकीदार ने अपनी जेब से तंबाकू निकाला और उसे बीड़ी में भरकर उसे पीते हुए वो बाहर रखी हुई सिगड़ी जलाकर बैठ गया और अंदर अधीर दरवाजा पीटता रहा। अधीर को लग रहा था कि अगर वो किसी तरह दरवाजा खटखटाने की आवाज को चौकीदार के कानों तक पहुंचा सके तो शायद उसे मदद मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे अधीर की भूख और प्यास भी बढ़ती जा रही थी। रात को जब तक तंबाकू के साथ साथ हुक्का पीने के बाद चौकीदार ने सोने का मन बनाया, तब उसने चाबी से दरवाजा खोला। उस वक्त अधीर थक कर फिर से सोफे में सो चुका था और उसे सिर्फ दरवाजा बंद होने की ही आवाज सुनाई दी। लेकिन गला घिस जाने के बाद और हाथों से लगातार दरवाजे पर मारकर पूरी कसरत हो जाने के कारण अब अधीर का मन नहीं था कि वो उठकर इतनी मेहनत करे और होटल जाए, फिर होटल के स्टाफ को उठाकर अपने लिए खाना बनाने के लिए कहे। इस मेहनत से बचने के लिए उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि वो जमीन पर पड़ा हुआ था और चौकीदार सोफे पर सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। अधीर के चेहरे पर धूल लगी हुई थी। दरअसल सिक्योरिटी रूम में सालों से झाड़ू नहीं लगी थी। वहां किसी को आने जाने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए ऑफिस में सफाई का काम करने वाले स्वीपर भी काम चोरी कर चला जाता था। अधीर ने उठकर सोफे पर पड़े हुए चौकीदार को धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया। इतने में चौकीदार बड़बड़ाते हुए बोला, आसमान गिर गया या जमीन खिसक गई, समझ नहीं आ रहा। चौकीदार अभी भी नशे में ही था। अधीर ने उसकी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर दरवाजा बंद करते हुए चाबी बाहर फेंक दी। वो अब चौकीदार से बदला निकालना चाहता था। उसके बाद बाहर जाते ही अधीर ने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। सुबह के 6:30 बज रहे थे। अंधेरा छटने में अभी भी समय था और फोन की बैटरी 1% में आकर रुकी हुई थी। जितनी देर में अधीर फोन को जेब में डालता इतनी देर में फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अधीर ने रोड पर जाकर ऑटो रोकने की कोशिश की। वैसे तो अधीर के पास उसकी कार थी, लेकिन इतने थके होने और भूखे होने के बाद भी वो कार चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार एक ऑटो वाले ने ऑटो रोका और अधीर ने कहा, मुझे घर जाना है। ऑटो वाला कहता है, सुबह सुबह पी लिए हो क्या? इतनी बड़ी दिल्ली में घर क्या होता है? ये बताओ, घर जाना है क्या होता है? सबके घर हैं, सबके घर ले चलूं तुम्हें? अधीर कहता है, आप चलो, मैं रास्ता बताता हूँ। ऑटो वाला कहता है, रास्ता नहीं, जगह का नाम बताओ, रास्ता हम खुद ढूंढ लेंगे। पूरा दिल्ली में दिन भर घूमते हैं, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो रोजी रोटी नाराज हो जाएगी। अड़ियल आदमी से कौन लड़े, ये सोचते हुए अधीर ने कहा, चलो चावड़ी बाजार। ऑटो वाला हंसा और उसने कहा, जगह का नाम लेने से शर्मा रहे हो? अब जब चावड़ी बाजार पहुंच जाएंगे तब बताना कि कौन सी गली में रहते हो। ऑटो अंदर जा सकेगा तभी ले जाएंगे, नहीं तो ऑटो बाहर ही रहेगा। अधीर ने कहा, हाँ बाहर ही रोक देना, जहाँ पर कोई खाने की दुकान हो, भूख लगी है।
तभी ऑटो वाले ने रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा देखा और कहा, भैया शक्ल से तो ठीक ठाक ही लगते हो, पैसे है ना देने के लिए? बता दे रहे हैं, वहां पहुंचने पर 350 रुपए लगेगा। अधीर ने कहा, पैसा मिल जाएगा, बातें कम करो और ऑटो चलाओ। ऑटो वाला आगे बढ़ते हुए कहता है, बड़े बढ़िया आदमी हो। इतने में अधीर ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही देर बाद वो बताई हुई जगह पर पहुंच गया। दूसरी तरफ सुबह जब ऑफिस का समय हुआ, एक एक करके लोग आने लगे, लेकिन एक दूसरे से बात करने के चक्कर में किसी ने सिक्योरिटी रूम के अंदर से आने वाली आवाज को महसूस ही नहीं किया। आज दिन का चौकीदार भी लेट हो गया था। आते हुए उसने रात के चौकीदार के द्वारा किए गए कांड देखे। दरअसल मोहिनी को यह पता नहीं था कि दोनों चौकीदारों की मिली भगत से लोग ऑफिस के सामने आग जलाते हैं। इससे पहले कि मोहिनी की कार आई, चौकीदार ने सिगड़ी को साइड में किया और मन ही मन सोचा कि ये गोपाल का बच्चा जब दिखेगा तब पिटेगा। आज तो चाबी देकर भी नहीं गया, पता नहीं कैसे काम होगा। इतने में जब सामने देखा तो ऑफिस पहले से ही खुला हुआ था। चौकीदार हैरान हुआ। उसने दिल्ली में मर्डर, चोरी चकारी की बातें तो सुनी थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं आज वो घटना उसके साथ तो नहीं हो गई। ऐसे में रात का चौकीदार तो मार खाता ही दिन के चौकीदार की भी नौकरी जाती, क्योंकि गोपाल उसी का बहनोई था। उसे उसी ने जॉब पर लगवाया था। इतने में जब वो अपने टेबल के पास पहुंचा तो उसने सिक्योरिटी रूम से आने वाली आवाज को सुना। वो सिक्योरिटी रूम के पास गया और उसने कान लगाते हुए नीचे नजर डाली। तभी उसकी नजर चाबी पर पड़ी और उसने तुरंत सिक्योरिटी रूम खोला। गोपाल उस वक्त अपने आंखों में आंसू लिए, मुंह में धूल लिए सिक्योरिटी रूम के अंदर फंसा हुआ था। तभी चौकीदार ने कहा, रात को पी भी लिए थे क्या? गोपाल चौकीदार को घूरते हुए बोला, इस ऑफिस में भूत है, हम तो चले, हमें नहीं करनी यहाँ नौकरी। इतना कहते हुए रात का चौकीदार गोपाल गेट से बाहर चला गया। तभी दिन वाले चौकीदार ने कहा, इसीलिए कहते हैं कम नशा करो। इससे पहले कि चौकीदार बाहर आता, तभी मोहिनी वहां आकर पहुंची। मोहिनी ने कहा, वो पागल आदमी कौन था जो दरवाजे से बाहर गया? चौकीदार कहता है, ऐसे ही भिखारी था मैडम, माफ कीजिए, मैंने नहीं भगाया उसे। मोहिनी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर के बाद अग्रवाल ग्रुप से अमित नाम का एक लड़का मोहिनी कॉर्पोरेशन में आया और उसने एग्रीमेंट मोहिनी के सामने रखा। उस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में मोहिनी दीपांशु और रजनी के साथ बैठी हुई थी और रजनी की तरफ घूरते हुए देख रही थी। इससे पहले कि वो डील पेपर साइन करती, उसने दीपांशु से कहा, क्या मैं जान सकती हूँ रजनी यहाँ पर क्या कर रही है? दीपांशु ने कहा, उसी की वजह से ये डील हुई है, तो उसका यहाँ मौजूद होना जरूरी है। मोहिनी ने दांत पीसते हुए अपनी आवाज को धीमा करके दीपांशु से कहा, तुम्हें कैसे पता ये डील उसने क्रैक की है? अब तक दीपांशु समझ गया था कि वो अब फिर से बहुत बड़ी गलती कर चुका है। इतने में मोहिनी ने मुस्कुराते हुए रजनी की तरफ देखा और कहा, रजनी, क्या अमित से तुम्हारी इससे पहले कोई बात हुई थी? इतने में अमित चौंका और उसने यहाँ वहां देखा और फिर मोहिनी को देखते हुए कहा, नहीं नहीं मोहिनी जी, मेरी तो इससे कोई बात नहीं हुई। ये सुनते ही रजनी चौंक गई और उसने कहा, नहीं मैडम, मेरी बात इनसे नहीं हुई, मेरी बात तो दुष्यंत सर से हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर वो नहीं आ पाए तो हेडक्वार्टर से कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा और वो डील पेपर साइन करेगा। रजनी ने ये बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कही थी, लेकिन इतने में अमित अपने दिमाग में सोचने लगा कि क्या वो किसी दुष्यंत को जानता है। तभी उसने अपने कंपनी ऐप में ये नाम डाला और मोहिनी की तरफ दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है कि इन्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। दरअसल इस नाम का कोई भी आदमी अग्रवाल ग्रुप में काम नहीं करता। ये सुनते ही रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मोहिनी ने कहा, रजनी, अब तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले जाना चाहिए। मोहिनी की बात सुनते ही रजनी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। वो कुर्सी से उठी और धीमी चाल में दरवाजे की तरफ जाने लगी। इतने में मोहिनी ने कहा, अगर इस तरह रैंक कर जाती हो तो 2 साल लग जाएंगे दरवाजे तक पहुंचने में। रजनी के जाते ही मोहिनी ने दीपांशु की तरफ देखा और कहा, कल मैंने नम्रता से कहा था, जो इंसान इस डील को क्रैक करेगा वो सेल्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर बनेगा। इस हिसाब से अधीर को फोन लगाओ और पूछो कि वो कहाँ है। दीपांशु ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो अपनी कुर्सी से नहीं उठा। तभी मोहिनी ने कहा, लगता है तुमने सुना नहीं, मैं कह रही हूँ जाओ और अधीर को फोन लगाओ। ये सुनते ही दीपांशु को समझ आ गया था कि उसकी नौकरी भी अब खतरे में है। इसका मतलब अधीर से दुश्मनी मोल लेना इतना आसान नहीं था। कॉन्फ्रेंस से दोनों के बाहर जाते ही मोहिनी ने अमित की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, कभी कभी कंपनी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। अमित कहता है, मैडम आप टेंशन मत लीजिए। इतना कहते ही मोहिनी ने डील पेपर पर फोकस किया और उसे गौर से पढ़ने लगी। सारे क्लॉज समझने के बाद मोहिनी ने तुरंत सिग्नेचर करके नम्रता को अंदर बुलाया और उसकी 2 कॉपी करने के लिए कहा।
एक कॉपी उसने अमित को देते हुए उसे विदा किया और दूसरी कॉपी अपने पास रख ली। एक तरफ मोहिनी ने राहत की लंबी सांस लेते हुए अपने केबिन में जाकर निशा को फोन लगाया, अपनी डील के बारे में बताया। दूसरी तरफ दीपांशु अधीर को कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन अधीर का फोन स्विच ऑफ आने लगा। दीपांशु को लग रहा था कि अगर वो इस बात की खबर मोहिनी को देगा तो उसे फिर से 2 बातें और सुननी पड़ेंगी। साथ ही साथ दीपांशु के लिए अधीर को असिस्टेंट मैनेजर डिक्लेयर करना किसी शर्मनाक काम से कम नहीं था, क्योंकि पहले ही वो अधीर का बहुत मजाक बना चुका था और ये दूसरी बार था जब अधीर ने उसे बिना कुछ किए मुंह तोड़ जवाब दिया था। दूसरी तरफ धीरे धीरे ये खबर पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई थी। अग्रवाल ग्रुप की डील क्रैक करने वाली रजनी नहीं बल्कि अधीर है। इतने में माया आकर हाथ मिलाते हुए रजनी के सामने खड़ी हुई और उसने कहा, लगता है आज चैंपियन की सारी चैंपियनशिप निकल गई है। फिर से तीसरी बार उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। अब या तो तुम अकेले प्ले कर लेती या फिर तुम उसके साथ ही रहती, कुछ तो भला होता तुम्हारा। पर तुम हो बिन पैंदी की लोटी, जिस तरफ लालच दिखा उसी तरफ फिसल जाती हो। ऐसे में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि तुम्हें गांव चले जाना चाहिए। वहां तुम्हारे जैसे लोग बहुत होंगे जो चौपाल में चौकड़ी लगाकर खूब बतियाते होंगे। तुम भी उनके साथ बातें कर लेना, यहाँ वहां की और इधर उधर की। कमला आंटी, बिमला आंटी, वैसे तुम इन चीजों में तो माहिर हो। माया की बातें सुनकर रजनी की आंखों में अब आंसू आ गए थे और वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर माया का भी दिल पिघल गया। हालांकि माया उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन माया इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपने सामने किसी को रोता हुआ देखे। तभी उसने रजनी की पीठ को मलते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम इतनी जल्दी रोने लगी? तभी रजनी रोते हुए कहती है, माया मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे गांव चले जाना चाहिए। मैं आज ही अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करती हूँ और मैनेजर को देकर आज ही चली जाऊंगी। मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। मुझसे कुछ नहीं होने वाला। इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं फेलियर हूँ। इतना कहते हुए उसकी आंखों के सामने दुष्यंत घूमने लगा। दुष्यंत ने बड़ी बड़ी बातें की थी और रजनी उसकी बातों में आ गई। उसे अपने दिमाग पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब वो खुद को हर बात पर कोसने लगी थी, लेकिन टेंशन एक ही तरफ नहीं थी बल्कि चारों तरफ फैली हुई थी। दीपांशु के केबिन में फोन की घंटी बजी। वो फोन नम्रता का था। फोन उठाते ही दीपांशु ने कहा, हाँ कहो। नम्रता कहती है, मैडम ने तुम्हें एक काम करने के लिए कहा था, शायद काम पूरा हो गया होगा, है ना? दीपांशु ने अपने दांत पीसे और कहा, हाँ बस उसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल अधीर कल देर रात तक ऑफिस में था और उसने बहुत काम किया था, इसीलिए आज उसे आने में टाइम लग गया। जैसे ही वो ऑफिस आएगा वैसे ही मैडम को अपडेट कर दूंगा या फिर तुम्हें फोन कर दूंगा। इतना सुनते ही नम्रता ने बिना कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दीपांशु को अब डिसरिस्पेक्ट महसूस होने लगी थी और वो सोचने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में अधीर उसका बॉस बन जाएगा और उससे जूते घिसवाएगा। ये सब दोहराते हुए वो अपनी आंखों के सामने खुद को जूते घिसते हुए देखने लगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दीपांशु का सपना टूटा। दीपांशु ने ऊंची आवाज में कहा, कम इन। रजनी ने हल्के हाथ से दरवाजे को धक्का दिया और अपने हाथ में रेजिग्नेशन लेटर लेकर धीरे धीरे दीपांशु की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर दीपांशु उसे कंफ्यूजिंगली देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, तभी रजनी ने ड्रामेटिक वे में बोलना शुरू किया, सर आज तक मैंने कुछ कहा हो या सुना हो तो मुझे माफ कर देना। मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे हमेशा याद रखना और कभी मत भूलना। दीपांशु कहता है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारी शादी हो रही है और तुम हमेशा हमेशा के लिए ससुराल जा रही हो। इतने में रजनी ने दीपांशु के सामने पेपर रखा और कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दीपांशु रजनी के रेजिग्नेशन लेटर पर गौर कर पाता इससे पहले उसके फोन की घंटी बजी और जब उसके फोन की स्क्रीन पर उसने देखा तो यह अधीर का फोन था। तभी दीपांशु ने रेजिग्नेशन लेटर उठाकर रजनी के हाथ में पकड़ा दिया और खुद अधीर से बात करते हुए अपने केबिन से बाहर निकल गया। अधीर कहता है, क्या हुआ? आसमान गिर गया या धरती फट गई जो सुबह से मुझे इतनी बार फोन कर चुके हो? दीपांशु ने कहा, तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ। अधीर कहता है, मैं ऑफिस आ चुका हूँ। इतना कहते ही अधीर एक ऑटो से उतरा, दीपांशु की तरफ चलने लगा। दीपांशु ने फोन डिस्कनेक्ट किया, लेकिन अब उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक लूजर को अपने सामने असिस्टेंट मैनेजर बनते कैसे देखेगा। तभी अपने दिल पर पत्थर रखकर दीपांशु ने मुस्कुराने की कोशिश की। यहाँ दीपांशु को मुस्कुराते हुए देखकर अधीर हैरान था। जैसे ही वो दीपांशु के पास पहुंचा, उसने कहा, आपकी शक्ल को देखकर लग रहा है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। दीपांशु कहता है, अंदर चले जाओ, कुछ गड़बड़ नहीं है।
तुमने अच्छा काम किया है, उसकी वजह से तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बनाया जा रहा है। अधीर ने बेवकूफ बनने का नाटक करते हुए कहा, इसका मतलब कि आज से मुझे आपको असिस्ट करना होगा? इससे बेकार जॉब मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। इतना कहते हुए अधीर आगे बढ़ गया और दीपांशु ने अपना फोन अपने सर पर दे मारा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। तभी जैसे ही अधीर सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंचा, दीपांशु ने ताली बजाते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और कहा, पहले तो अधीर के लिए सब लोग जोरदार तालियां बजाओ। जैसे ही दीपांशु ने ये बात कही, सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अधीर ने अब ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से तालियां बजानी पड़ रही हैं। खैर, मैनेजर की बात थी, इसीलिए कोई कुछ नहीं कह सकता था। सब लोग खड़े हुए और उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। तालियां रुकते ही दीपांशु ने कहा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आज आपने अधीर के लिए तालियां क्यों बजाई। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि अधीर ने अग्रवाल ग्रुप की डील साइन करवाई, और दूसरी बात यह है कि अधीर को इस बड़े काम की वजह से प्रमोट करके असिस्टेंट मैनेजर बनाया जा रहा है। अब आपको एक और बार अधीर के लिए तालियां बजानी चाहिए। हालांकि इस बार लोगों ने तालियां तो बजाई, पर तालियों की आवाज कम थी और साफ पता चल रहा था कि कोई भी इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन जब मैनेजर ने ये कह दिया तो किसी के बस में कुछ नहीं था। इतने में माया अपने बगल में खड़ी एक लड़की के कान के पास कहती है, ये तो दिन भर सिक्योरिटी रूम में सोया रहता है, ये क्या असिस्टेंट मैनेजर का काम करेगा? असिस्टेंट मैनेजर की जिम्मेदारी कोई मजाक होती है क्या? इसे ये पोस्ट दे दिया। उस लड़की ने घूरते हुए माया की तरफ देखा और कहा, अपने काम से मतलब रखो ना, क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है और कहाँ सो रहा है? उस लड़की का जवाब मिलते ही माया रजनी को ढूंढने लगी, लेकिन जब उसने टेबल पर देखा तो ना तो रजनी का बैग नजर आ रहा था और ना ही उसका सामान। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर वापस चली गई हो। माया मन ही मन सोचने लगी, कहीं उसकी बातों का रजनी पर गहरा असर तो नहीं हो गया, कहीं वो सचमुच गांव तो नहीं चली गई। दूसरी तरफ मैनेजर का लेक्चर अभी भी खत्म नहीं हुआ था और तभी उसकी नजर माया पर पड़ी। मैनेजर ने कहा, माया, अगर तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है तो तुम भी रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके मुझे दे दो। माया ने ये सब एक तरफ एक नजर घुमाते हुए मैनेजर से माफी मांगी। इतने में दीपांशु ने अधीर की तरफ देखा और कहा, चलो अधीर, मैं तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर के कुछ काम समझा देता हूँ। इतना कहते ही दीपांशु अपने केबिन के अंदर चला गया। अधीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी इस पद उन्नति से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके सड़े हुए चेहरे को देखकर स्टाफ में सभी लोग यही बात कर रहे थे। जब उसे वो पोस्ट नहीं चाहिए थी तो किसी और को प्रमोट कर देते, कम से कम वो इस पोस्ट का कुछ तो काम कर लेता। अंदर जाने के बाद काफी देर तक अधीर ने दीपांशु की बोरिंग बातों को सुना और लंच टाइम पर जब वो बाहर आया तो उसने नताशा को फोन लगाकर ऑफिस में हुई सारी चीजों के बारे में बताया। नताशा ने अधीर को डिनर पर मिलने के लिए कहा। तभी अधीर मजाक करते हुए कहता है, मुझे डेट पर लेकर जा रही हो क्या? नताशा कहती है, मुझे समझ नहीं आता, कभी तो मुझे अपनी बहन कहते हो और कभी इस तरह से बातें करते हो। अधीर हंसता है और नताशा से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का रिश्ता दोस्त का रिश्ता है और उसे हमें वैसे ही रहने देना चाहिए। सुनते ही नताशा ने एक लंबी सांस ली और कहा, लगता है तुम घर वालों की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। अधीर ने कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, हम दोनों को पता है हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं। अब हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, ना घर वालों को और ना ही बाहर वालों को। नताशा ने अपनी आंखें गोल घुमाते हुए फोन डिस्कनेक्ट किया और मन ही मन कहा, इस लड़के का समझ में नहीं आता, ये मुझे बहन बनाता है तो कभी दोस्त, घर वालों का बस चले तो इसके साथ मेरे मंडप में 7 फेरे लगवा देंगे। इतना कहते ही नताशा अपने काम पर लग गई। दूसरी तरफ अधीर हर रोज सिक्योरिटी रूम में जाकर सो जाता था, पर आज उसे ये मौका नहीं मिला। वो दिन भर काम में लगा रहा और शाम होते ही कमर पर हाथ लगाकर ऑफिस से बाहर निकला। अधीर आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि उसकी जिंदगी भी उसके साथ क्या मजाक कर रही है। पहले उसे अग्रवाल ग्रुप जैसे परिवार में पैदा कर दिया और दूसरी तरफ उसे यहाँ पटक दिया। ऐसा खेल तो जिंदगी ने किसी के साथ नहीं खेला होगा। उस वक्त अधीर बीच रास्ते पर खड़ा था। ऑफिस से जाने वाले लोग अपना रास्ता काटते हुए जा रहे थे। मोहिनी भी तभी ऑफिस से बाहर निकली। उसने अधीर को इस तरह हैरान खड़े देखा और उसके पास जाकर हंसने लगी। अधीर ने उसकी हंसी सुनते ही कहा, क्या हुआ, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मोहिनी कहती है, तुम जिस तरह से खुद को रखते हो समझ नहीं आता, तुम वही इंसान हो जिसे मैंने अग्रवाल ग्रुप की पार्टी में देखा था। तब मुझे खुद तुमसे बात करने में डर लग रहा था। खैर, मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगे? अधीर हंसा और उसने कहा, याद है तुम्हें, तुमने क्या कहा था?
कि तुम्हें मुझ पर अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर डिनर पर क्यों लेकर जा रही हो? डिनर पर वो लोग जाते हैं जिन्हें एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट होता है। अधीर की बात सुनते ही मोहिनी ने कहा, अपनी सोच बदलो, और 2 लोग डिनर पर सिर्फ एक दूसरे को डेट करने के लिए नहीं बल्कि खाना खाने भी जाते हैं। खैर छोड़ो, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। इतना कहते ही जैसे ही मोहिनी आगे बढ़ती तभी अधीर ने कहा, वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि मेरी डिनर डेट नताशा के साथ पहले से ही फिक्स हो गई है। अधीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मोहिनी उसके और नताशा के रिश्ते के बारे में क्या सोचेगी। वो बस इतना समझ गया था कि अगर मोहिनी को ये पता चल गया कि अधीर किसी लड़की के साथ जा रहा है तो उसका दिल जलने लगेगा और उसे खुशी होगी। इतना कहते ही अधीर वहां से निकल गया और अपनी कार में बैठ गया। अधीर को जाते हुए देख मोहिनी मन ही मन सोचने लगी और उसकी आंखों के सामने नताशा का चेहरा घूमने लगा। एक बात तो मोहिनी अपने दिमाग में पक्की कर चुकी थी कि वो कभी नताशा की बराबरी नहीं कर सकती, ना लुक्स में, ना पैसे में और ना ही दिमाग में। अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाते हुए मोहिनी भी अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस से निकल गई और उसने अकेले जाकर डिनर करने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ जैसे ही अधीर नताशा के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंचा तब नताशा वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अधीर को देखते ही नताशा अपनी जगह से उठी और उसने अधीर को गले लगाया और फिर पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी हालत को बहुत खराब नजर आ रही है। अधीर कहता है, हाँ, अग्रवाल ग्रुप के लीडर को मोहिनी ने असिस्टेंट मैनेजर बना दिया है। वैसे तो देखा जाए ये मेरी पदोन्नति है, पर मुझे खुद सोचो, क्या मुझे ये जॉब सूट करती है? क्या मैं उस गधे मैनेजर को असिस्ट करूंगा? क्या लगता है तुम्हें? नताशा कहती है, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारा वहां जाना ही गलत था। मुझे समझ नहीं आता अचानक दादाजी को क्या हुआ और उन्होंने ये सब क्यों किया, और जब तुम्हें पता चल गया था कि वो नाटक कर रहे हैं तो तुम्हें भी उनकी बात से मुकर जाना चाहिए था। तुम क्यों सत्यवादी हरिश्चंद्र बने रहे? अब भुगतो। वो क्या है, तुम्हारी एक्स वाइफ, उसे तो बैठे बिठाए कुबेर का खजाना मिल गया है। जब देखो तुम्हारा इस्तेमाल करती रहती है और अग्रवाल ग्रुप से काम लेती रहती है। मैं बता रही हूँ, बहुत चालाक है वो। तुम्हें लगता है कि वो सीधी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही पल में नताशा ने मोहिनी के बारे में इतना कुछ कह दिया था कि जिसे देखकर अधीर अपने गालों में हाथ लगाए हंस रहा था और सोच रहा था कि अधीर के साथ कोई गलत कर दे तो नताशा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। शायद नताशा की इसी आदत को देखकर अधीर के माँ बाप उसे पसंद करते थे और उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त अधीर ने अपने माँ बाप से साफ कह दिया था कि नताशा उसकी बहन लगती है। तभी नताशा कहती है, मैं यहाँ बड़बड़ाए जा रही हूँ और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कोई पागल हूँ मैं? अधीर कहता है, मैं इसीलिए ऐसा देख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और तुम हो कि बातों पर बातें किए जा रही हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल मोहिनी को मुझसे प्यार हो गया है। नताशा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अधीर की तरफ देखा और कहा, होगा ही, अगर सामने अरबपति बैठा होगा उससे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। अधीर फिर से मुस्कुराने लगा और उसने कहा, लेकिन मोहिनी की वजह मेरी अमीरी नहीं बल्कि मेरा मातृका के साथ अच्छा रिलेशन होना है। नताशा अपने दिमाग में मातृका को याद करने लगी। उसे याद आ ही नहीं रहा था कि मातृका कौन है। नताशा के चेहरे पर कंफ्यूजन देखते हुए अधीर ने कहा, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो सीधे शब्दों में पूछ लो ना, अपने दिमाग में इतना जोर डालने की कोशिश क्यों कर रही हो? मातृका वही लड़की है जिसकी माँ को एक जानलेवा बीमारी थी, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था और हमारी कंपनी की तरफ से उसे कुछ फंड दिया गया था। याद है तुम्हें? अब नताशा के दिमाग में पिक्चर साफ हो गई थी। तभी उसने अधीर से कहा, लेकिन मातृका के साथ वो तुम्हें कैसे इमेजिन कर सकती है? तुम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। मैं साफ साफ बता देती हूँ, ये सब मोहिनी का लंबा गेम है। पहले वो तुम्हें ऐसा फील करवाएगी कि वो तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ देखकर जल रही है और फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें अपने झांसे में ले लेगी और एक दिन तुम खुद आकर कह दोगे कि तुम्हें फिर से मोहिनी के साथ रहना है। इतना तक ठीक है, लेकिन जिस दिन तुम उसके घर जाओगे उस दिन के बाद फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। अधीर कहता है, हाँ, और तुम्हें लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ, कोई भी मुझे उंगली पकड़कर यहाँ से वहां कर देगा? हाँ, दादाजी की बात अलग है, उन्होंने तो मुझे सचमुच लैब का चूहा ही बना दिया है। वो सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही करने वाले हैं। इतने में वेटर उनके पास आया और ऑर्डर के लिए पूछने लगा। तभी अधीर ने कहा, तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे बातें खिलाने के लिए बुलाती हो क्या? खाना ऑर्डर कर लें? अधीर की बात सुनते ही नताशा ने मुंह बनाते हुए दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया। अधीर देखकर हैरान था क्योंकि नताशा को उस रेस्टोरेंट का मेन्यू बाय हार्ट याद था। तभी खाना आने से पहले अधीर नताशा को हैरानी से देखने लगा। नताशा ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? अधीर कहता है, दादाजी सच कहते हैं, अगर किसी आदमी की जिंदगी में अगर 2 औरतें हैं तो उनमें से एक औरत तुम्हारे जैसी होनी चाहिए। नताशा ने गुस्से में कहा,
तुम आके कहना क्या चाहते हो? अधीर कहता है, मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ, बस 2 औरतों के होने की बात कर रहा हूँ। उनमें से एक औरत दोस्त भी हो सकती है। इससे पहले कि नताशा कुछ कह पाती, तब वेटर पानी की बोतल लेकर आया और उसने उन दोनों के सामने ग्लास में पानी डालकर एक दूसरे की तरफ बढ़ा दिया। अधीर पानी पीते हुए मजाकिया नजर से नताशा को देखने लगा था। कुछ ही देर बाद वेटर खाना लेकर आया और दोनों ने खाना खाया और फिर बाहर निकलते हुए नताशा ने अधीर को अपने साथ सुबह अखबार वाले ने पूरे दिल्ली में अखबार बांटे। नौकरानी ने अखबार उठाकर अंदर ले जाते हुए टेबल पर रखा। तभी सीढ़ियों से उतरकर एक 30 साल का आदमी लिविंग रूम की तरफ आया। उसका कद 5 फुट 11 इंच था। उसने एक बाथरोब पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी सुडौल बॉडी साफ नजर आ रही थी। उसकी कमर पतली थी, कंधे चौड़े, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा एक्टर हो। तभी वो सोफे पर बैठा, उसने अखबार उठाकर सारी हेडलाइन पढ़ डाली। इससे पहले कि वो अखबार को दोबारा टेबल पर रखता, नौकरानी उसके लिए ग्रीन टी बनाकर लाई। ग्रीन टी पीते ही अचानक उसके फोन में एक नोटिफिकेशन टोन आया और उसने फोन उठाते ही उस नोटिफिकेशन को देखा तो ये निशा के लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन था। उसने उस वीडियो में मोहिनी की कंपनी और उस कंपनी के चल रहे काम के बारे में बात की थी। हालांकि नॉर्मल लोगों के लिए ये नॉर्मल वीडियो था और ऐसा लग रहा था कि निशा उस कंपनी में गई होगी और उसने अपने लिए कुछ ड्रेसेस बनवाई होंगी और उसे कंपनी का काम पसंद आया होगा। लेकिन इस आदमी की बात करें तो इसे पहले से ही समझ आ गया था कि ये प्रमोशनल वीडियो है। तभी उसने एक नंबर डायल किया और फोन लगाया। लाइव वीडियो चलते चलते रुक गया और फोन उठाते हुए आवाज आई, ये क्या बदतमीजी है? कौन है? मैं सोशल मीडिया पर लाइव थी और तुम्हारे कॉल ने मेरी वीडियो खराब कर दी। इतने में उस आदमी ने फोन स्पीकर पे रखा और फोन को अपने घुटने पर रखते हुए कहा, मैं तुषार बात कर रहा हूँ। नाम सुनते ही निशा चुप हो गई। तभी तुषार ने कहा, ये जो तुम मोहिनी कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप करने की सोच रही हो, उसे तुरंत ड्रॉप कर दो। निशा कहती है, मैं क्यों ड्रॉप करूं? तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम देखो। वैसे मेरा नंबर मिला कहां से तुम्हें? निशा का सवाल सुनते ही तुषार हंसने लगा और उसने कहा कि तुम अपने आप को बहुत बड़ी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी समझने लगी हो ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम्हारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्या पहुंच गए? तुम तो आसमान में उड़ने लगी। तुमने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक नहीं किया क्या? मुझे लग रहा था मेरे 30 मिलियन फॉलोअर्स में से तुम भी एक होगी। निशा कहती है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, जो करना है कर लो। मैं मोहिनी कॉर्पोरेशन से काम नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतने में तुषार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा पसंद है तो ऐसा ही सही, लेकिन फिर बाद में रिग्रेट मत करना, क्योंकि एक बार जो चला जाएगा वो फिर वापस नहीं आएगा। मैं यहाँ समय नहीं बल्कि फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ। निशा ने अपने घमंड में फोन रख दिया। तभी तुषार ने अपने फोन की स्क्रीन को ऑन किया और एक लाइव वीडियो बनाकर पब्लिश कर दिया। उस वीडियो में उसने निशा के रूड बिहेव के बारे में बताया था और फिर रिकॉर्डिंग ऑन होने के कारण उसने निशा की कुछ ऑडियो क्लिप भी उसमें डाल दी थी। देखते ही देखते निशा के 50 लाख सब्सक्राइबर गायब हो गए। निशा के लिए आज का दिन किसी मैयत से कम नहीं था। तभी उसने तुरंत तुषार को फोन किया और कहा, ये तुमने क्या किया? ऐसा करके तुम्हें क्या मिला? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अभी तुरंत दूसरा वीडियो बनाओ और मेरे फॉलोअर्स मुझे वापस ला कर दो। तुषार कहता है, मैंने कहा ना, इतना आसान नहीं होता। एक बार जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम मोहिनी कॉर्पोरेशन से टाई अप अभी तोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं दूसरा वीडियो भी डाल दूंगा और सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम बिना फॉलोअर्स के किस तरह बिन पानी की मछली जैसे तड़प रही हो। तुम्हारा कोई रियल सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तुम सिर्फ रील वाली जिंदगी जी रही हो। निशा ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। इतने में तुरंत निशा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने कहा कि उसने मोहिनी कॉर्पोरेशन से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ये सुनते ही मोहिनी कॉर्पोरेशन में हलचल मच गई और मोहिनी जब ऑफिस आई तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोहिनी ने निशा को नई कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन निशा ने एक भी फोन नहीं उठाया। अब मोहिनी के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती कि उसकी कंपनी डूबने वाली है, या फिर वो मातृका के साथ टाई अप कर लेती। लेकिन दोनों ही सूरत में उसे कोई बड़ा फायदा नहीं था। धीरे धीरे सभी इन्वेस्टर्स कॉल करते जा रहे थे और अपने ऑर्डर्स के बारे में पूछ रहे थे। हालांकि उस वक्त तो जैसे तैसे मोहिनी ने सबको चुप करवा दिया, लेकिन मोहिनी सर पकड़कर बैठ गई थी। कुछ ही देर बाद मोहिनी के ऑफिस के फोन की घंटी बजी। मोहिनी ने नजर उठाकर देखा तो फोन बज रहा था। तभी वो आसपास नजर घुमाने लगी। जब उसने फोन उठाया तो कुछ देर तक सन्नाटा बना रहा। ना मोहिनी ने कुछ कहा, न सामने से कोई आवाज आई। फिर अचानक एक आदमी ने हेलो कहा।
उसके हेलो कहते ही मोहिनी के हाथ पैर कांपने लगे। मोहिनी ने धीमी आवाज में कहा, तुषार। इतना कहकर वो चुप रह गई। तुषार कहता है, मैंने निशा का वीडियो देखा, लगता है बहुत स्ट्रेस में है वो, फॉलोअर्स कम हो गए ना उसके। मोहिनी सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव नहीं थी, इसीलिए उसे ये बात नहीं पता थी कि कुछ ही देर पहले तुषार ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसे अब वो डिलीट कर चुका है। उस वीडियो की वजह से निशा को प्रॉब्लम हुई और इसीलिए उसने मोहिनी कॉर्पोरेशन से अपनी डील तोड़ दी और इसीलिए वो मोहिनी का फोन भी नहीं उठा रही है। अपने सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर मोहिनी ने पानी पीना शुरू किया और कहा, हाँ शायद मैं उसे फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। तुषार कहता है, मैंने उसका वीडियो देखा, मुझे लगता है तुम भी अभी परेशान हो, लेकिन तुम कहो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोहिनी कहती है, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुषार हंसने लगा और उसने कहा, लगता है तुम सोशल मीडिया चेक नहीं करती हो। निशा ने जब तुम्हारे साथ टाई अप करने के बारे में सोचा था तब तुम्हें कितना फायदा हुआ था। मेरे पास उससे 2 गुनी फॉलोअरशिप है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ टाई अप करके तुम्हें ज्यादा फायदा होगा? मोहिनी कहती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुषार कहता है, कुछ नहीं, बस समझ लेना पुराने पाप धो रहा हूं। ये सुनते ही मोहिनी चुप हो गई। तभी तुषार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारी कंपनी को लेकर एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद देखना तुम्हारी कंपनी में काम का कितना ज्यादा फायदा आता है, बस तैयार रहना। इतना कहने के बाद तुषार कुछ देर तक चुप हुआ और फिर उसने कहा, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा, अपना ध्यान रखना, गुड बाय। तुषार को मोहिनी की शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मोहिनी और तुषार के बीच में काफी समय से कोई बात नहीं हुई थी। दरअसल कॉलेज के दिनों में वो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया लाइमलाइट पर आता चला गया वैसे वैसे तुषार का फोकस भी सोशल मीडिया की तरफ चला गया और वो वीडियो बनाने में लगा। ऐसे वो एक दिन फेमस हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो सिटी छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कोरोना काल के बाद वो फिर से दिल्ली आ गया। लेकिन मोहिनी समझ नहीं पा रही थी कि तुषार कौन से पाप होने की बात कर रहा था। वैसे देखा जाए तो मोहिनी को अपने दोस्तों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उस वक्त जाने से पहले उसने गुड बाय तक नहीं कहा था। अगर वो इसी पाप की बात कर रहा था तो मोहिनी को उससे ऐसी मदद लेने में कोई एतराज नहीं था। दूसरी तरफ तुषार अपने फोन में मोहिनी की फोटो देखने लगा और उसने अलग अंदाज में कहा, मोहिनी मेरे लिए तैयार रहना। आज ऑफिस में एज एन असिस्टेंट मैनेजर अधीर का दूसरा दिन था और मैनेजर के पास अब उसे तंग करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वो अपने साथ कोई शर्त भी नहीं लगा सकता था, इसीलिए उसने अधीर का काम बढ़ाने के लिए पुरानी फाइल निकाली और उन सभी क्लाइंट से बात करने के लिए कहा जिनका बिजनेस अब 50% में आ गया था। अधीर और दीपांशु दोनों जानते थे कि इन कंपनी से अब कोई काम नहीं आने वाला है, लेकिन अधीर दीपांशु की बात नहीं टाल सकता था। कहाँ पहले अधीर ऑफिस जाकर कभी अपने टेबल पर और कभी सिक्योरिटी रूम में चैन की नींद फरमाता था और अब उसे 2 पल सांस लेने का भी समय नहीं मिल रहा था। अपने केबिन में बैठे हुए अधीर ने बाहर की तरफ देखा और वो अपनी बाहर वाली जगह को याद करने लगा। दूसरी तरफ अधीर को केबिन में बैठा हुआ देखकर बाकी लोग भी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। उनकी भी आत्मा जल रही थी। वो सालों साल से इस ऑफिस में काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने जिस सैलरी में शुरुआत की थी आज तक उसी सैलरी पर बने हुए थे। उनका काम इतना निचले स्तर का था कि अब तक उनका पैसा भी नहीं भर पाया था। और दीपांशु की बात करें तो इतनी मेहनत होने के बाद भी दीपांशु को एक एक्सीडेंटल मैनेजर की पोस्ट मिली थी, वो भी तब तक जब तक डिपार्टमेंट में कोई ढंग का आदमी काम करने वाला नहीं आ जाता। और जितनी भी डील आई थी अधीर के थ्रू ही आ रही थी। अधीर से उसका पहले से 36 का आंकड़ा था। इतने में सोशल मीडिया पर एक वीडियो नजर आने लगा। वीडियो को सब लोग देखने लगे। आज सुबह जिस तरह सेल्स डिपार्टमेंट में कॉल्स पर कॉल आ रहे थे, सभी लोग अपने ऑर्डर वापस लेने और ऑर्डर की स्थिति जानने की बात कर रहे थे। जब लोगों को बात पता चली तब उन्होंने निशा का वीडियो देखा। ये एक और वीडियो उनके लिए चौंका देने वाला था और ये वीडियो मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी तुषार का था। तभी माया कहती है, पता नहीं क्या हो रहा है, पहले मातृका हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली थी, फिर पता नहीं कहां से निशा आ गई और निशा ने आज सुबह इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया और अब देखो तुषार को मोहिनी एंटरप्राइजेस में बहुत इंटरेस्ट है। वैसे तो अच्छा ही है, जितनी कंपनी ऐड होगी उतना ही इंसेंटिव मिलेगा और तुषार के नाम से तो बहुत सारी कंपनी आएंगी। इतने में दीपांशु बाहर आया और उसने अधीर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अधीर उस वक्त फाइल के ढेर में बैठा एक एक करके सबको फोन लगा रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। जब उसने डोर नहीं खोला तब दीपांशु अंदर आया और उसने कहा, चलो मीटिंग में जाना है। अधीर कहता है, कौन सी मीटिंग? दीपांशु ने गुस्से से उसे देखा और कहा,
बॉस तुम हो कि मैं? भले ही तुम असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ, लेकिन तुम याद रखना कि मैं मैनेजर हूँ। चलो अब। अधीर ने अपने बालों को ठीक किया और दीपांशु के साथ बाहर आया। तभी दीपांशु ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि अब से हमारी कंपनी को तुषार त्रिवेदी प्रमोट करेंगे, और जहां तक कि सबको पता है, तुषार त्रिवेदी बहुत बड़े इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेने होंगे और रेपुटेशन का भी ध्यान रखना होगा। ये सुनते ही अधीर ने कहा, क्या हम इसी मीटिंग के लिए यहाँ आए हैं? क्या यही मीटिंग है? इतने में दीपांशु ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, चुप रहो और सुनो, अगर कोई अच्छा इनपुट दे सकते हो तो दो, नहीं तो ज्यादातर शांत रहो, नहीं तो तुम्हारे मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक दो डील तुमने किस्मत से क्या कर दी, तुम्हें पोस्ट मिल गई, इसीलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अधीर चुप रहा और अधीर ने कहा, मुझे पोस्ट देकर कोई एहसान नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ कि अभी का अभी मुझे निकाल दो इस पोस्ट से और मुझको बाहर बिठा दो, मैं वहीं खुश हूँ। ये सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अधीर ने आज कोई नशे की गोली खा ली है क्या, या फिर वो हमेशा से इतना ही पागल है। कोई भी असिस्टेंट मैनेजर से सेल्स एग्जीक्यूटिव क्यों बनना चाहेगा? खैर, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा। तभी मैनेजर दीपांशु ने कहा, देखो, अगर तुम इतना कन्वेंशन के साथ डिमोशन चाहते हो तो जाकर अपनी वाइफ से बात करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा प्रमोशन किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर मैं प्रमोशन करता तो तुम मेरी लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर होती। खैर, यहाँ तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही है, इसीलिए अपनी जुबान बंद रखो और मुझे सेल्स स्टेटस समझाने दो, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने दो। अधीर ने हाथ उठाते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी, बस मुझे ये बता दो कि अगर मेरे लायक कुछ नहीं है तो मैं अंदर जाऊं, मेरे पास बहुत काम है। दीपांशु को कुछ समझ नहीं आया और उसने अधीर से कहा, ठीक है, तुम जाओ, तुम इसी लायक हो, तुमसे वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। अधीर के जाते ही माया ने कहा, सर एक बात बताइए, हम पहले से ही काफी सारे ऑर्डर्स ले चुके हैं, हालांकि फैक्ट्री में उसका काम चल रहा है, अगर हम और ऑर्डर्स लेंगे तो हमारा काम मैनेज हो पाएगा? दीपांशु ने एक लंबी सांस ली और कहा, उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम बस तुषार के नाम का इस्तेमाल। दिल्ली का मालवीय नगर, एक तरफ मेट्रो की लाइन, दूसरी तरफ दौड़ती भागती भीड़, और सुबह के समय इंस्टीट्यूट के लिए आते जाते स्टूडेंट्स। उन पतली गलियों के अंदर एक 28 साल की लड़की अपनी दीवार पर लगी हुई फोटो को देख रही थी। वो फोटो किसी उम्र दराज औरत की थी, पर चेहरा उस लड़की से मिलता जुलता था। इतने में उस लड़की ने अपने शर्ट के बटन खोले और खुद के बदन को देखने लगी और अपने फिगर को उस उम्र दराज औरत के फिगर से कंपेयर करने लगी। उसकी टेबल पर अग्रवाल ग्रुप का विजिटिंग कार्ड रखा हुआ था, जिसके बगल में एक बायोडेटा भी था, जिसे देखने से लग रहा था कि आज वो इंटरव्यू देने जा रही थी। इतने में वो लड़की खुद को आईने में देखते हुए अपनी आंखों में आंखें डालती है और कहती है, कामिनी देवी आज से 500 साल पहले इस दुनिया में आई थी, पर पता नहीं फिर भी कैसे उनका रंग रूप काठी मुझसे इतना मिलता जुलता है। वैसे तो उनकी कहानी ज्यादा किताबों में है नहीं, पर मैंने जितना भी पढ़ा है उनके अनुसार सोचूं तो वो जीवन भर अकेली ही रही। उन्होंने जिस आदमी से प्यार किया वो आदमी अचानक से गायब हो गया, सालों साल तक नहीं मिला, और एक दिन जब उसकी खबर कामिनी देवी को पता चली तब तक वो किसी और औरत से शादी कर चुका था। तो बताओ खुशबू, क्या तुम्हारी जिंदगी भी कामिनी देवी जैसी होने वाली है? एक तरफ तो वो खुद से सवाल पूछ रही थी और दूसरी तरफ खुद को ही जवाब दे रही थी। इतना सोचते हुए उसने आंखें बंद की, और जब उसने आंखें खोली उसकी पलकों में आंसू थे। उसकी आंखों के सामने बीते कल की कई सारी रेखाएं एक साथ नजर आ रही थी। कैसे सारे पल जो उस वक्त सुनहरे थे अब वो दुख का कारण बन चुके थे। इतने में उसने अग्रवाल ग्रुप के विजिटिंग कार्ड को अपने हाथ में लिया और फिर से खुद को देखते हुए कहा, मेरे लिए तो अब यही एक उम्मीद की किरण है। क्या पता मुझे अपना खोया हुआ दोस्त, खोया हुआ प्यार मिल जाए। सुना है कि 3 साल बाद वो लौट आया है। इतने में उसने अपने हाथ में बायोडेटा लिया और उसे पढ़ते हुए खुद को देखने लगी। फिर उसने बायोडेटा को टेबल पर रखा और आंख बंद करके खुद से वादा किया कि वो किसी भी कीमत में इस जॉब को क्रैक करके रहेगी। जहां वो खड़ी थी उसके ठीक पीछे दीवार पर कई सारी ट्रॉफीज लगी थी। उनमें एक स्कॉलरशिप का एक फोटो भी था। उससे पता चलता था कि खुशबू आम लड़कियों जैसी नहीं, बल्कि अपने जीवन में काफी उपलब्धियां हासिल कर चुकी है। लेकिन आज इस जॉब इंटरव्यू को देने के लिए उसे प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि लोग अपनी काबिलियत को तराशने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन खुशबू अपनी काबिलियत को छुपाने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू वो देने जा रही थी वो उसकी काबिलियत से काफी निचले स्तर की पोजीशन थी। इतने में खुशबू ने टॉवल उठाया
और बाथरूम में चली गई। जैसे उसने शावर का बटन खोला, आंखें बंद करते हुए उसके चेहरे पर पानी के आने का इंतजार करने लगी। तब उसके मन में एक ही आवाज उठ रही थी, काश अधीर तुम इस पानी की बूंदों की तरह मुझे छू पाते। इतना कहते हुए उसने एक लंबी सांस भरी और अपने बदन में साबुन मलने लगी। पता नहीं क्यों आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को छूने वाली हर एक चीज में अधीर के स्पर्श की मिलावट है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मन में उदासी। जब उसने झाग को अपने शरीर से बहने दिया, तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे 3 साल इसी झाग की तरह उसकी जिंदगी से बह गए हों। बाथरूम से बाहर आते ही उसने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी, हल्का फुल्का मेकअप किया और अपने पुराने जूते निकाले और बायोडेटा पकड़कर कुछ देर के लिए सामने खड़ी हुई। कुर्सी पर बैठी उसने फोन उठाया और फोन पर फोटोज ओपन करते हुए अधीर के फोटो को देखकर कहा, मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। इतना कहते हुए खुशबू दरवाजे के बाहर निकल गई। दूसरी तरफ अधीर की जिंदगी थकी हारी चल रही थी। आज तो उसने भी खुद से वादा कर लिया था कि चाहे वो मैनेजर उसे कितना भी काम क्यों न दे, वो कुछ नहीं करने वाला। जब वो ऑफिस पहुंचा, उसके केबिन में फाइल्स का ढेर लगा हुआ था और उसके मेल के इनबॉक्स में लगभग 100 से ज्यादा मेल थे जिनका उसे रिप्लाई करना था। अंदर जाते ही अधीर ने अपनी कमर में हाथ लगाते हुए कहा, असिस्टेंट, साला मैनेजर नहीं दफ्तर का बाबू हूं मैं, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। ये कहते हुए वो कुर्सी पर बैठा और उसने अपने दोनों पैर टेबल पर रखे और सर को कुर्सी पर टिकाते हुए आंखें बंद करके लेट गया। मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं जीवन में आजादी ऐसी आई जैसे रात को सपना आता है। अब तो आजादी सिर्फ सपनों में ही महसूस होगी। तभी केबिन के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई और अधीर ने जवाब देने भर की जहमत नहीं उठाई। दरवाजे पर तुषार खड़ा था। उसने मोहिनी से वादा किया था कि वो उससे मिलने आएगा और आज वो सुबह सुबह पहुंच गया था। इतने में माया भी वहां पर पहुंची। माया ने तुषार को केबिन के बाहर देखा तो वो हैरान रह गई। दरअसल माया तुषार की बहुत बड़ी फैन थी और उसे फॉलो करती थी। इसीलिए माया ने अपना बैग रखा और बल खाती हुई तुषार के पास गई। उसने कहा, सर आप यहाँ? शायद आप मोहिनी मैम से मिलने आए होंगे, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुषार के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा था। पहले भी कई लड़कियों ने उसका अटेंशन पाने के लिए इस तरह से अपनी आवाज बदलकर बात करने की कोशिश की थी। इसीलिए वो अच्छी तरह से जानता था कि जब लड़कियां अपनी कोई बात मनवाना चाहें और या फिर तुम्हारी अटेंशन पाना चाहें, तब वो इस तरह सॉफ्ट आवाज निकालकर खुद का वो चेहरा बना लेती हैं। तुषार ने अपने मन में यही बिलीव बनाया हुआ था। कॉलेज के दिनों में तुषार मोहिनी को पसंद करता था, पर उसे पता था कि मोहिनी किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मोहिनी का पूरा ध्यान कॉलेज गैदर करने में लगा रहता था। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि मोहिनी कभी उसे पसंद नहीं करेगी, तब उसने अपने लिए एक नया जरिया चुना और कॉलेज छोड़कर चला गया। यहाँ माया एक के बाद एक कोशिश किए जा रही थी कि अब तो तुषार भी समझ गया था कि दरवाजे के बाहर खड़े रहकर कोई मतलब नहीं है। तभी तुषार ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुषार के मुंह से अपने लिए सवाल सुनते ही माया के मन में लड्डू फूटने लगे। तभी तुषार ने कहा, नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताओ। माया अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई और उसने कहा, सर मेरा नाम तो माया है। तुषार ने ज्यादा समय नहीं लगाया और तुरंत पूछ डाला, इस केबिन में अंदर कोई बैठा है या फिर खाली फाइलों का ढेर लगा हुआ है? माया ने मुंह बनाया और कहा, इस केबिन के बाहर आप क्यों खड़े हैं? पता नहीं, क्योंकि ये केबिन भी सड़ा हुआ है और इसके अंदर जो बैठता है वो भी 1 नंबर का निकम्मा है, निकम्मा। इतने में तुषार माया की तरफ पूरी तरह से मुड़ा और उसके साथ आगे बढ़ने लगा। तभी माया ने कहा, अरे वही है मैडम का लफंगा पति। तुषार ने पूछा, मैडम मतलब क्या ये मोहिनी का हस्बैंड है? माया कहती है, जी हाँ, क्या आपको नहीं पता? दरअसल मोहिनी की शादी छुपते छुपाते हुई थी और शादी में ज्यादा लोग भी नहीं आए थे। ऐसे में मोहिनी के ज्यादातर दोस्तों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और रही बात तुषार की, वो किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ कैमरा और सोशल मीडिया तक सीमित थी। एक पल के लिए तुषार का दिल टूट गया था, क्योंकि इस बार वो पूरी फीलिंग के साथ आया था कि मोहिनी के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा। और उसे ऐसा लग रहा था कि वो केबिन जिसके बाहर वो दस्तक दे रहा था वो मोहिनी का केबिन है। इतने में बेसुध होकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी माया उसके पीछे पीछे आई। जब तुषार को एहसास हुआ तब उसने पलट कर कहा, जाकर के अपना काम करो, टाइम पास मत करो। तुषार के चेहरे पर गुस्सा देखकर माया अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और उसने मुंह बना लिया। और यहाँ तुषार ने पूरा मन बना लिया था कि अब वो दोबारा मोहिनी से मिलने के बारे में नहीं सोचेगा। इससे पहले कि वो ऑफिस एरिया से बाहर निकलता, उसे मोहिनी सामने आई हुई नजर आई।
उसके दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी। मोहिनी पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मोहिनी का सोशल मीडिया में कोई अकाउंट नहीं था, इसीलिए उसकी अपडेट फोटोज देखने का मौका तुषार को कभी नहीं मिल पाया। वो तो पुरानी फोटो से ही काम चला रहा था। मोहिनी ने जैसे ही तुषार को देखा, उसने तुरंत पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहा, अरे तुषार, तुमने तो बताया भी नहीं कि आज तुम आने वाले हो। तुमने कहा था कि तुम आओगे, मुझे लगा 1-2 दिन तो लगेंगे। बिजी हो गए भाई, तुम्हारे तो बहुत फॉलोअर्स हैं। तुषार मोहिनी के मुंह से अपना नाम सुनते ही सब कुछ भूल गया। तभी उसने भी मजाकिया ढंग से कहा, दोस्त हूँ, तेरा भाई मत बोल, दिल टूट जाता है। मोहिनी हाथ से तुषार के कंधे पर मारते हुए कहती है, बदलेगा नहीं ना तू? तुषार ने कहा, अगर दोस्त बदल गए तो इस दुनिया में अपने जैसा कौन लगेगा? तभी मोहिनी ने कहा, मैंने सुना है सोशल मीडिया पर तो आग लगा रखी है तूने और यहाँ रोमांटिक बातें कर रहा है। तुषार कहता है, पापी पेट का सवाल है भाई, तुम नहीं समझोगी। तुषार ने सोचा भी नहीं था कि इतने साल बाद मोहिनी उससे इस ढंग से बात करेगी, और खुद मोहिनी को भी नहीं पता था कि तुषार से जब मिलेगी तब उसे ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। तभी मोहिनी ने कहा, आओ चलो केबिन में बैठकर बात करते हैं। मोहिनी आगे आगे चली गई और तुषार उसके पीछे पीछे चलते हुए उसके फिगर को गौर से देख रहा था। वैसे तो तुषार कुछ और भावना लेकर ऑफिस में आया था, लेकिन मोहिनी को देखते ही उसका दिल फूलों से भरे हुए गार्डन जैसा हो गया था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वर्क प्लेस में जितने भी लोग बैठे थे सब उसे प्रेज कर रहे थे और मोहिनी के पीछे पीछे चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे ओम शांति ओम फिल्म चल रही हो। जैसे ही मोहिनी अपने केबिन में पहुंचकर पीछे मुड़ते हुए मुस्कुराकर उसे आने के लिए कहती, तब उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगा। वैसे तो वहां कोई संगीत नहीं था, लेकिन तुषार के मन में कई गाने बज रहे थे। मोहिनी के कहने पर वो केबिन के अंदर गया। मोहिनी ने उसकी आंखों के सामने 2 चुटकी बजाई और तुषार हकीकत की दुनिया में लौट आया। मोहिनी ने कहा, क्या हुआ, तू ऐसे खो क्यों गया, जैसे जन्नत में पहुंच गया हो। ऑफिस कोई जन्नत तो नहीं होता। खैर बैठो। तुषार कहता है, देखो दुनिया हर किसी की नजर से अलग अलग लगती है। मेरी नजर से देखा जाए तो मेरे लिए यही जन्नत है। मैं ना सोशल मीडिया करके पक गया हूँ। कुछ दिन बिजनेस करना चाहता हूँ और तुमसे सीखना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। मोहिनी हंसने लगी और हंसते हंसते उसके पेट में दर्द हो गया। वो मोहिनी को देख रहा था। तभी उसने कहा, तुम कैसे हंस रही हो? तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे यहाँ आने से तुम्हें बहुत दुख हो गया हो, और जो बात मैंने अभी कही उसे सुनकर तो तुम्हें और भी ज्यादा दुख हो गया हो। मोहिनी ने सामने रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और 2 घूंट पानी के बाद कहा, अगर 30 मिलियन फॉलोअर्स वाला आदमी मुझे ये कहे कि तुम्हारा असिस्टेंट बनना चाहता हूँ तो हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? तुम खुद सोचो, जितना मेरी कंपनी एक दिन में बिजनेस करती है उतना तुम 1 घंटे में कमा लेते हो, और फिर तुम मेरा असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हो? तुषार कहता है, अजीब बात कर रही हो यार, मैंने कहा ना सीखना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने अप्रोच किया। जब मैंने निशा का वीडियो देखा तो मुझे आइडिया आया। वैसे मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर पहले से मैं माफी मांगना चाहता हूँ, पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरा अच्छा हो गया। इसीलिए सच कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मोहिनी कहती है, तुम मजाक कर रहे हो या हकीकत में तुम्हें ऑफिस आकर मुझे असिस्ट करना है? तुषार को खुद भी पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। कुछ देर पहले तो वो इस ऑफिस से बाहर निकलकर मोहिनी से कभी ना मिलने की कस्में खाने वाला था, लेकिन मोहिनी को देखते ही उसकी सारी लाइफ की फिलॉसफी बदल गई। हंसी मजाक करने के बाद जब दोनों रियल मुद्दे पर बात करने आए तब तुषार ने सीरियस होकर मोहिनी से पूछा, बहुत दिन बाद मिल रही हो मोहिनी, ये बताओ कि पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? तुषार से मोहिनी को छुपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मोहिनी ने कहा, फिलहाल तो शांति चल रही है, इससे पहले तूफान था। तुषार ने अपनी आंखें छोटी की और गौर से मोहिनी की आंखों में देखते हुए, जैसे ही तुषार सेल्स डिपार्टमेंट में गया उसके तेवर बदलने लगे। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ अधीर पर थी। वो सीधा अधीर के केबिन में गया और उसने अधीर के टेबल पर सोते हुए पाया। तभी उसने अधीर की कुछ फोटो क्लिक की और उसके बाद अधीर के ऊपर पानी के छींटे फेंकते हुए उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अधीर भी ढीठ था। इतनी आसानी से उठने वालों में से वो नहीं था। तभी उसने कुछ देर और कोशिश की और अधीर से सर उठाते हुए कहा, मेरे आराम से किसे परेशानी हो रही है बताओ? इतने में तुषार कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह से सोकर तुम्हें पैसे मिलेंगे? अधीर उसे नहीं पहचानता था। अधीर को सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए अधीर ने अपनी एक आंख खोलते हुए उससे कहा, मुझे लगता है तुम अपने काम से मतलब रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अधीर की बात सुनते ही तुषार को गुस्सा आया और उसने कहा,
यही मेरा काम है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। ये जो फाइल्स यहाँ पर रखी हैं उनको व्यवस्थित करो और अपना काम करो। अधीर उठ खड़ा हुआ और उसने हाथ बांधते हुए तुषार की आंखों में देखा और कहा, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुषार कहता है, नहीं, बिना अपना काम खत्म किए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। वैसे तुम्हें खुशी होनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। अधीर ने कहा, मुझे किसी के कोई ऑफर की जरूरत नहीं है, प्लीज जाओ और मेरी नींद डिस्टर्ब मत करो। ये सुनते ही तुषार हैरान हुआ और उसने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारे बारे में सब पता है। हो सकता है बाकी लोग सोचते होंगे कि तुम बहुत बड़े तोप हो, पर मैं नहीं। इतना कहते ही तुषार ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उस पर साइन करते हुए कहा, ये लो, अपना नाम भरो और पैसे विड्रॉल करो। अधीर ने उस चेक में लिखा हुआ अमाउंट देखा तो वो हंसने लगा। उसने कहा, तुम ऐसे ही यहाँ वहां जाकर लोगों को बेइज्जत करने के बाद पैसे देते हो, मुझे देने की कोई खास वजह? तुषार कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मोहिनी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ और इसका पहला स्टेप तुम्हें यहीं से शुरू करना होगा, इस जॉब को छोड़कर। वो रहा दरवाजा, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं खुद टाइप करके मोहिनी तक पहुंचा दूंगा। तुम्हें उसकी भी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। अधीर हंसने लगा और उसने कहा, शायद तुम मेरे बारे में कम जानते हो। खैर कोई बात नहीं, फिर भी आप अपना चेक लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारा कोई प्रस्ताव नहीं चाहिए। और रही बात मोहिनी की, वो हमारे आपस का मामला है, तुम्हें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। इतने में तुषार ने अपने दोनों हाथ पीछे किए और कहा, एक बार डिवोर्स हो जाए ना तो उसके बाद कोई भी मामला आपसी नहीं होता, समझ रहे हो ना? फिर बेफालतू में उसे यहाँ रहकर इंगेज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? निकलो यहाँ से और उसे उसकी जिंदगी जीने दो। अधीर ने कहा, मैंने किसी की भी जिंदगी में कोई रोक नहीं लगाई है, चाहे तो मोहिनी से जाकर इस बारे में बात कर सकते हो। इससे पहले अधीर अपनी बात को खत्म कर पाता, तुषार ने कहा, मैं उससे बात कर चुका हूँ और मुझे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी। तुम अगर इस अमाउंट से खुश नहीं हो तो तुम्हें और अमाउंट चाहिए, मैं 10 लाख का चेक बना कर देता हूँ, पर मेरी शर्त यही है कि तुम अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। अधीर कहता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, बेहतर होगा कि ये सब चीज तुम जाकर मोहिनी पर ट्राई करो, मुझ पर ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में तुषार अपना पेशेंस खोने लगा और उसने अधीर के कंधे पर हाथ रखा और अधीर ने नजर झुकाकर उसके हाथ की तरफ देखा। ऑफिस में ऐसी हरकत करना ठीक नहीं है। हो सकता है तुमने ना सीखा हो, लेकिन मैं तुम्हें बेहतर तरीके से सिखा सकता हूँ। अभी भी बहुत प्यार से कह रहा हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुषार कहता है, मैं भी कुछ यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर मैंने एक वीडियो तुम्हारे बारे में डाल दिया ना तो तुम रातों रात वायरल हो जाओगे और इतनी बदनामी होगी पूछो मत। उसके बाद मोहिनी कॉर्पोरेशन तो क्या, कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हें वैसे भी तुम मोहिनी के लिए बोझ हो और अगर मैंने ऐसा किया तो वो भी मुझे धन्यवाद ही कहेगी। अधीर ने अपनी भौहें उचकाते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इंसान को ले डूबता है। ये जो तुमने अपने आसपास फेक वर्ल्ड क्रिएट किया है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला, चाहे तो आजमा के देख लो। इतना कहते ही अधीर जाकर फिर से टेबल पर लेट गया और उसने कहा, अब मुझे लग रहा है कि तुम ये केबिन छोड़कर जाने वाले नहीं हो, इसीलिए तुम यहीं रहो और मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। जैसे ही उसने अपना सर टेबल पर लगाया तभी तुषार वहां घूमने लगा और बड़बड़ाने लगा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है, 30 मिलियन लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी एक फोटो पर करोड़ों लाइक्स आते हैं और जिस तरह तुम हरकत कर रहे हो मुझे लगता है कि तुम्हें हकीकत दिखानी पड़ेगी। इतने में तुरंत तुषार ने अपने जेब से फोन निकाला। दूसरी तरफ खुशबू अग्रवाल ग्रुप के गेट पर खड़ी थी और अग्रवाल ग्रुप की तरफ सर उठाकर देख रही थी। आज उसने पर्पल कलर का प्रोफेशनल वन पीस पहना हुआ था, गले में मोतियों की माला थी और पैरों में 6 इंच के हील्स। वैसे देखा जाए तो किसी कंपनी की ओनर से कम नहीं लग रही थी वो, और अधीर के सामने वो कम लगना भी नहीं चाहती थी। पहले राउंड में उसे पता था कि किसी असिस्टेंट के द्वारा या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही उसका इंटरव्यू लिया जाएगा और वो उसके कपड़ों के हिसाब से उसे जज करेगा, लेकिन अधीर से उसे कोई डर नहीं था। वो आज काम करने नहीं बल्कि अधीर को इम्प्रेस करने के लिए आई थी। इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठी हुई वो मुस्कुरा रही थी। रिसेप्शन में बैठी हुई लेडी भी उसे देखकर सोचने लगी कि जॉब तो मिली नहीं है, पहले से ही वो सपने देख रही है। जैसे ही खुशबू का नंबर आया, लेडी ने कहा, जाओ अंदर जाकर हकीकत का सामना करो, उसके बाद मुस्कुराना। खुशबू ने एक बार और मुस्कुराते हुए उस लेडी से धन्यवाद कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द खुशबू के कान तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। वो अपने ही संगीत में मग्न थी। जैसे ही खुशबू अंदर गई तभी उसने पहली बार नम्रता को देखा
और हॉल में चारों तरफ नजर घुमाने लगी। नम्रता ने कहा, क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो? खुशबू कहती है, नहीं कुछ नहीं। तभी नताशा ने कहा, बैठो यहाँ। इससे पहले कि खुशबू नम्रता के सामने बैठती तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया और नताशा के फोन में भी नोटिफिकेशन की लाइट जली। दोनों ने अपना फोन खोलकर देखा, एक लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो अधीर के बारे में था। वीडियो में मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी तुषार अधीर की बेइज्जती कर रहा था और बता रहा था कि अधीर कितना आलसी है। इतना ही नहीं, उसने वीडियो में अधीर की शादी का भी राज खोल दिया था। मोहिनी कॉर्पोरेशन की बात करें तो सब लोग काम छोड़कर वीडियो देखने में लग गए थे, लेकिन मोहिनी अपने काम में व्यस्त थी। जब उसने बाहर देखा कि पूरा स्टाफ अपने फोन को हाथ में पकड़कर उस पर नजर गड़ाए हुए है, तभी उसने नम्रता को अंदर बुलाया और नम्रता से कहा, नम्रता बाहर क्या चल रहा है? नम्रता हैरान हुई और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मोहिनी को इस बारे में जानकारी कैसे नहीं है। तभी नम्रता ने अपने फोन में मोहिनी को वो वीडियो दिखाया। मोहिनी ये देखकर दंग रह गई और इतने में लाइव वीडियो भी खत्म हो गया। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने तुषार को सच्चाई बताकर ठीक किया या गलत। जिस तुषार को वो जानती थी, मोहिनी के लिए वो काफी स्वीट था, लेकिन उसकी इस हरकत ने मोहिनी को असमंजस में डाल दिया था। तभी मोहिनी ने नम्रता से कहा, एक काम करो, तुषार को घर जाने के लिए कहो और जेंटली कहना। नम्रता हाँ कहकर वहां से निकल गई। इस वक्त मोहिनी इतने गुस्से में थी कि अगर वो तुषार से बात करती तो शायद पूरी बात बिगड़ जाती। इसीलिए उसने इस बात को दिन देने के बारे में सोचा। साथ ही दो इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ प्रॉब्लम होने के बाद वो तीसरे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करके अपने बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इतने में अग्रवाल ग्रुप के ऑफिस में बैठी खुशबू को नम्रता ने कुछ देर रुकने के लिए कहा और वो अपना फोन पकड़कर अंदर एक छोटे केबिन में चली गई। यहाँ नम्रता ने अधीर के केबिन का दरवाजा खटखटाया और तुषार की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हेलो तुषार सर, मैडम चाहती हैं कि उनसे आप कल मिलें। आज ऑफिस में काफी मीटिंग्स हैं, इसीलिए आपका पहला दिन कल से शुरू होगा। मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू। तुषार को समझ नहीं आया कि मोहिनी ने उसे ऐसा संदेश क्यों भेजा, लेकिन वो मोहिनी की बात पर लड़ाई नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सीधा घर चला गया। इतने में अधीर के फोन की घंटी बजने लगी। अधीर ने फोन उठाया और बाहर देखा। स्टाफ उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। सब लोग अधीर के वीडियो के नीचे इमोजीज भेज रहे थे और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, जो औरत की कमाई खाते हैं ऐसे लोगों ने मर्दों का नाम डुबा रखा है। अधीर का उन सबसे कोई लेना देना नहीं था। तभी उसने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और फोन उठाते हुए नताशा से हेलो कहा। दूसरी तरफ से नताशा कहती है, तुम कहाँ हो? अधीर कहता है, ऑफिस में। नताशा ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी इज्जत का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है? अधीर कहता है, हाँ मैंने देखा, पर तुम टेंशन मत लो, मैं उसका बहुत जल्दी काट कर आऊंगा। नताशा कहती है, समझने की कोशिश करो, भले ही पूरी दुनिया को ये पता नहीं है कि तुम अग्रवाल ग्रुप के लीडर हो, लेकिन दादाजी को पता है। अगर किसी तरह से ये खबर उन तक पहुंची तो ठीक नहीं होगा। वो फिर अपना अगला डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी बेवकूफ आकर तुम्हारी इज्जत को इस तरह से नीलाम करे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम तुरंत यहाँ जाओ। मैं खुद दादाजी से बात करूंगी। तुम इस तरह के लोगों के बीच में रहे तो ये सब चीजें होती रहेंगी। अधीर कहता है, मैंने कहा ना, मैं निपट लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दादाजी से भी और इस मामले से भी। फिलहाल तुम शांत रहो। मुझे पता है तुम मेरे लिए बहुत परेशान रहती हो, लेकिन मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करने दो, इतना कैपेबल तो हूं मैं। ये कहते ही अधीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ मोहिनी अपने ऑफिस में यहाँ से वहां घूमने लगी और अधीर भी अपने केबिन से बाहर चला गया। उस वक्त ऑफिस के सभी लोग उस पर हंस रहे थे और ऐसे माहौल में अधीर ज्यादा देर तक ऑफिस में नहीं रह सकता था। उसने अपनी कार ली और ऑफिस से निकल गया। दूसरी तरफ दीपांशु अपने केबिन से बाहर आया और उसे खुशी महसूस हो रही थी। उसने सभी लोगों के चेहरे को देखा और छाती चौड़ी करते हुए अपने विचार अपनी बॉडी लैंग्वेज से व्यक्त किया, क्योंकि वो 4 लोगों के सामने अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए कोई बात नहीं कह सकता था, लेकिन इतना तो कर ही सकता था। तभी उसने सेल्स डिपार्टमेंट में सबके लिए आइसक्रीम मंगवाई। सभी लोग समझ गए थे कि ये उसने इसीलिए किया था क्योंकि अधीर की आज बेइज्जती हुई है। दूसरी तरफ नम्रता बाहर आई और उसने कुर्सी की तरफ बैठी हुई लड़की की तरफ देखा। एक पल के लिए नम्रता को लगा था कि शायद उसे पहचानती है, लेकिन नम्रता इस वक्त दिमाग नहीं लगाना चाहती थी। इसीलिए उसने सीधा सीधा उस लड़की से सवाल जवाब करना शुरू किया और उसे लगा कि यही बेस्ट कैंडिडेट है।
इसीलिए उसने अगले दिन से जॉब ज्वाइन करने के लिए कहा। जैसे ही खुशबू इंटरव्यू हॉल से बाहर आई तब उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। बाहर बैठी हुई लेडी ने उसके लटके हुए चेहरे को देखा और कहा, क्या हुआ? लगता है सच्चाई पता चल गई। खुशबू कहती है, ये मेरी डिटेल्स मैडम ने आपको देने के लिए कहा था। वो लेडी हैरान थी। उसने खुशबू से पूछा, तुम तो अंदर जाते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी, फिर जॉब मिलने के बाद भी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए। तुम्हें पता है कितने लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं? खुशबू ने उदास मन से कहा, मुझे कुछ नहीं जानना, आप बस ये डिटेल्स ले लो और मुझे मेरा शिफ्ट टाइमिंग्स बता दो। हालांकि वो लेडी अब भी कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और रोस्टर में देखते हुए खुशबू को सुबह मोहिनी कहती है, तुम तो काफी पहले ही शहर छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके बाद एक दिन दादी ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा और मुझे वो शादी करनी पड़ी। हालांकि 3 साल तक मैं शादी में रही, लेकिन मुझे उस आदमी से प्यार नहीं था और फाइनली मैंने उससे डिवोर्स ले लिया। बस यही तूफान था जो कि छट चुका है। तुषार मोहिनी की बात सुनने के बाद हंसने लगा और उसने कहा, ऐसा कौन आदमी है जो इतने टाइम तुम्हारे साथ रहने के बाद भी तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया? मैं तो उस आदमी के लिए बुरा महसूस कर रहा हूँ। एक पल के लिए मोहिनी अधीर के बारे में सब कुछ सच बताने वाली थी, फिर उसने अपनी जुबान पर लगाम लगाई और कहा, दरअसल तुम गलत सोच रहे हो। ये सच है कि उस आदमी को भी मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ। वो भी अनचाहे रिश्ते में फंसा हुआ था और आखिरकार उसने भी मुझसे डिवोर्स ले ही लिया। लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे सच्चाई कहना चाहती हूँ। जब मैंने ये डिवोर्स पेपर साइन किया तब से मुझे अपने अंदर बदलाव नजर आ रहा है। जब भी अधीर को किसी लड़की के साथ देखती हूँ तब मेरा खून खौल उठता है। तुम्हें क्या लगता है ये मेरे साथ ही होता है या फिर ऐसा होना आम बात है? मोहिनी की इस बात ने तुषार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि तब तो तुषार ने कह दिया कि ऐसा होना आम बात है, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मोहिनी उस आदमी के आसपास काफी दिन तक रही तो उसे फिर से उससे प्यार हो जाएगा और कहीं मोहिनी शादी की डिमांड न कर ले। तभी तुषार मुस्कुराते हुए पूछता है, वैसे ऐसे में तुम एक ही चीज कर सकती हो, जितना हो सके उस इंसान से दूर रह सकती हो। बेहतर होगा, धीरे धीरे ये फीलिंग भी चली जाएगी और तुम्हें अपनी जिंदगी में नए सिरे से सोचने का मौका मिलेगा। तुषार का पूरा फोकस अपनी तरफ ही था और वो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसके दिमाग से वो आदमी जा पाए तो वो तुषार के बारे में सोच पाएगी। तभी मोहिनी हंसने लगी और उसने कहा, प्रॉब्लम यही है तुषार कि मैं उससे दूर नहीं जा सकती। तुषार ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, इसका मतलब तुम उसे चाहती हो मोहिनी? मोहिनी कहती है, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि वो मेरी कंपनी में काम करता है और ये जॉब उसकी जरूरत है। मैं चाह कर भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती कि उसे जॉब से निकाल दूं, ये गलत होगा। तभी तुषार ने कहा, अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया तो क्या करोगी? मोहिनी नजर झुकाते हुए अपने सामने रखा हुआ स्टेपलर पकड़कर उसके साथ खेलते हुए कहती है, सच कहूं तो अब तक मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। पता नहीं तब क्या होगा, पर तुम्हें क्या लगता है इस तरह से जेलसी किसी ऐसी फीलिंग की तरफ अंदेशा कर सकती है क्या? तुषार ने कहा, नहीं नहीं, ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में थोड़े ना। अब 3 साल तक किसी इंसान के साथ एक घर में एक कमरे में रहे तो थोड़ी बहुत फीलिंग तो उसके प्रति जाग ही उठती है, वो भी तब जब वो तुमसे दूर चला जाए और तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये सब आम बात है। इतना सुनते ही मोहिनी रिलैक्स होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और साथ ही तुषार से कहा, जिंदगी में एक अच्छा दोस्त होना कितना जरूरी है। यह सुनते ही तुषार को ऐसी फीलिंग आई जैसे मोहिनी ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया और ये फीलिंग वो कभी महसूस नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने मोहिनी से हमेशा दूरी बनाए रखी। लेकिन इससे पहले कि वो हार मानने की कोशिश करता, उसने एक बार और लड़ाई चुनी और अधीर से मिलने का मन बनाया। तभी तुषार ने खराश आने का बहाना करते हुए मोहिनी से कहा, वैसे मैं जान सकता हूँ जिस आदमी ने तुम्हें इतना परेशान किया है वो कौन से डिपार्टमेंट में है? मोहिनी कहती है, सेल्स डिपार्टमेंट में। इतना सुनने के बाद तुषार उठ खड़ा हुआ और उसने मोहिनी से कहा, अब ज्यादा सोचना छोड़ो और मुझे बाय बाय कहो। मोहिनी हंसते हुए उठी और उसने तुषार को बाय बाय कहा। तुषार मोहिनी के केबिन के बाहर जाते हुए सीधा सेल्स डिपार्टमेंट में चला गया। उस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हर एक इंसान को देखने लगा। इतने में उसकी नजर माया पर पड़ी। उसने माया को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन माया उससे नजर चुराने की कोशिश करने लगी। तभी तुषार उसके पास आया और उसने कहा, क्या मैं फिर से तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? माया ने धीरे धीरे अपनी गर्दन तुषार की तरफ घुमाई और कहा, क्यों, इस बार क्या आप एडवाइस देने वाले हैं? तुषार हंसा और उसने कहा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने एक ब्यूटीफुल लड़की का दिल दुखाया है,
इसीलिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अब प्लीज मुझे अपना नाम बता दो, क्योंकि मैं भूल गया। इसके लिए भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद माया का दिल पिघल गया और उसने कहा, मेरा नाम माया है। तभी तुषार ने कहा, ग्रेट, इतना खूबसूरत नाम मैं भूल कैसे सकता हूँ। वैसे माया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल से मैं भी इस ऑफिस में काम करने वाला हूँ। इस नाते हम कॉलीग्स हैं और कॉलीग होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, राइट? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ सर? तुषार कहता है, मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुषार भी कहोगी तो चलेगा। इतने में माया मुस्कुराने लगी और शर्माते हुए उसने नजर नीचे की। तभी तुषार ने कहा, ठीक है, तो कल मिलते हैं सुबह सुबह। माया कहती है, आप कहो तो मैं आपके लिए लंच बना कर लाऊंगी। तुषार ने कहा, मैं डाइट पर हूँ, इसीलिए अभी तो नहीं, जब मेरी डाइट खत्म हो जाएगी तब मैं जरूर तुम्हारे साथ लंच खाऊंगा और मे बी डिनर भी। इतना कहते ही तुषार अंदर केबिन की तरफ देखते हुए एक नजर अधीर पर मारकर ऑफिस से बाहर निकल गया और माया के कानों में वायलिन बजने लगा। माया उस वक्त रजनी को याद कर रही थी और रजनी आज ऑफिस नहीं आई थी। वैसे तो मैनेजर ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन सबका मानना था कि वो सब कुछ छोड़कर जा चुकी है। इतने में माया ने अपने पेट में हो रही उथल पुथल को महसूस किया। वो कोई भी बात अपने अंदर छुपाकर नहीं रख सकती थी, इसीलिए वो अपनी जगह से उठी और एक एक करके सारे स्टाफ को देखने लगी। तभी उसकी नजर एक 45 साल के आदमी पर पड़ी जिसका नाम सुरेंद्र था। माया ने देखा कि सुरेंद्र से कोई बात नहीं करता और वो भी काम में लगा रहता है। दरअसल सुरेंद्र मोहिनी के ऑफिस में सबसे पुराना स्टाफ था। ना तो उसे प्रमोशन से कोई लेना देना था और ना ही वो किसी के साथ टीम अप करता था। वो सीधा अपना काम करके घर निकल जाता था और समय से ऑफिस भी आ जाता था। इसीलिए माया सुरेंद्र के बगल में जाकर बैठती है और उससे कहती है, सुरेंद्र जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुरेंद्र ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और इतने में माया समझ गई कि बातचीत करने के लिए सुरेंद्र सही इंसान नहीं है। इसीलिए वो उठी और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। फिर उसने कंप्यूटर में से एक वेबसाइट पर लॉगिन किया और वेबसाइट के बोर्ड से बात करने लगी। दूसरी तरफ मोहिनी कॉर्पोरेशन से बाहर जाते हुए तुषार अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो अधीर को इस ऑफिस से बाहर निकाले और मोहिनी के करीब जाने की कोशिश करे, क्योंकि वो दोबारा मोहिनी को नहीं खोना चाहता था। अच्छी बात ये थी कि मोहिनी का डिवोर्स हो चुका था। इतने में उसके फोन में नोटिफिकेशन आया। तुषार ने नोटिफिकेशन ऑन करके देखा तो ये मोहिनी का मैसेज था और उसमें लिखा था, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुषार के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं थी। वो तुरंत अपनी कार में बैठा और निकल पड़ा। दूसरी तरफ खुशबू का इंटरव्यू का पहला राउंड क्लियर हो गया था और कल दूसरे राउंड के लिए उसे आने के लिए कहा गया था। खुशबू सोच रही थी कि अगले राउंड में उसे शायद अधीर के सामने बैठना होगा। ये सोचते हुए उसने अपने मन में कई सारे सपने बोलिए थे और वो अग्रवाल ग्रुप के ऑफिस के बाहर निकलते हुए आसमान की तरफ देखकर भगवान का धन्यवाद अदा कर रही थी। अगली सुबह सबके लिए खास थी। एक तरफ खुशबू तैयार होकर अग्रवाल ऑफिस के लिए निकल गई थी और उसने जाने से पहले आज पहली बार अपने कमरे के छोटे से मंदिर में दिया जलाया था। वैसे तो भगवान पर खुशबू का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन जब बात अधीर की थी तो वो हर चीज पर भरोसा करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ तुषार ने आज 50 की जगह 100 डिप्स मारे थे। अपने शरीर को तराश कर मोहिनी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। उसे पता था कि चाहे अधीर उससे किसी और चीज में कम्पीट करने की कोशिश करे, लेकिन लुक वाइज कभी नहीं कर सकता। हालांकि उसने अधीर को सामने से नहीं देखा था। जब उसने अधीर केबिन पर नजर डाली थी उस वक्त वो सर झुकाए टेबल पर सो रहा था और सिर्फ उसके सर के बाल नजर आ रहे थे। पर्पल कलर का शर्ट और फॉर्मल पैंट के साथ ब्लैक जूते पहनकर जब तुषार अपनी बिल्डिंग से बाहर निकला तब वहां की सारी लड़कियां उसे नजर भरकर देख रही थी। वैसे तो तुषार पहले से ही लड़कियों के बीच में बहुत फेमस था। सोशल मीडिया पे भी उसे चॉकलेट बॉय के नाम से जाना जाता था। बस उस चॉकलेट बॉय को अपने सालों का खोया हुआ प्यार वापस चाहिए था। इस प्यार को पाने के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। बात अगर सीधे शब्दों में कहें तो बहुत सारी लड़कियों के दिल टूटने वाले थे। जैसे ही तुषार मोहिनी कॉर्पोरेशन पहुंचा तब गार्ड ने उसे बिना पहचाने सल्यूट कर दिया। साथ ही ऑफिस की लड़कियां उसे देखकर एक दूसरे से टकराने लगी। वो सीधा मोहिनी के केबिन की तरफ चला गया। हालांकि कल उसे नम्रता ने बिल्कुल नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज नम्रता का भी ध्यान उसकी तरफ गया। इससे पहले कि वो मोहिनी के केबिन का दरवाजा खोलता, नम्रता ने कहा, रुक जाइए सर। ऐसे देखा जाए तो इन शब्दों में काफी अथॉरिटी थी, लेकिन नम्रता ने जिस ढंग से कहा था उसे सुनकर ये लग रहा था कि उसके मुंह से शहद टपक रहा हो।
तभी तुषार ने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और नम्रता को देखा। साथ ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आंखों में चश्मा लगाए, सर पर बाल बिखरे हुए, एक लंबा सा ट्राउजर और बड़ी सी शर्ट पहने नम्रता को आज तक इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा था। उसे अपने चारों तरफ संगीत ही संगीत सुनाई दे रहा था। तभी तुषार ने एक बार फिर से कहा, माफ कीजिएगा, आपका नाम? नम्रता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में हाथ रखते हुए कहा, मेरा नाम नम्रता है। तभी तुषार कहता है, इसीलिए आप इतनी विनम्र हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मोहिनी जी का असिस्टेंट हूँ। जैसे ही तुषार के मुंह से ये बात निकली, नम्रता का सपना कांच की तरह टूटकर बिखर गया और वो हकीकत में वापस लौट आई। उसे अपनी जॉब के ऊपर संकट नजर आया। तभी उसने पलके 2 बार झपकाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, आपने क्या कहा? तुषार कहता है, मैं आज से मोहिनी का नया असिस्टेंट हूँ। उस वक्त नम्रता को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू निकलते, तभी अंदर से मोहिनी की आवाज आई, नम्रता, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जा रही। और तुषार, तुम अंदर आ जाओ। जैसे ही तुषार अंदर आया, वैसे ही नम्रता ने अपनी छाती पर हाथ रखा और लंबी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, थैंक गॉड, अगर मैडम ये नहीं कहती तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता। मैं सोचूं कि मैडम कब से हॉट लड़के को अपना असिस्टेंट रखने लगी। इतना कहते ही नम्रता को याद आया कि हॉट लड़का कोई और नहीं बल्कि फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी तुषार है। तभी नम्रता अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ तुषार ने कहा, मैडम, आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए लेट आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मोहिनी कहती है, अगर इतना सज धज कर आओगे तो समय तो लगेगा ही ना। तुम्हें जब आना है तुम आओ, तुम्हारे लिए ऑफिस की कोई टाइमिंग नहीं है। तुषार कुर्सी पर बैठा और उसने कहा, ये क्या बात हुई? जब सबके लिए टाइमिंग है तो मेरे लिए क्यों नहीं? मेरे लिए भी टाइमिंग होनी चाहिए। ये तो हिपोक्रेसी हो जाएगी, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मोहिनी ने नजर उठाकर देखा और कहा, अब तुम जाओ और मुझे काम करने दो, अगर कुछ कहना है तो कहो। तुषार मन ही मन सोचने लगा, कहना तो बहुत कुछ है, पर कोई बात नहीं। इतना कहते ही उसने अपने हाथों को मला और फिर मोहिनी से कहा, दरअसल मोहिनी, मैं सोच रहा था कि ऑफिस का सारा कैश फ्लो सेल्स डिपार्टमेंट की वजह से आता है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर देख लेना चाहिए। क्या कहती हो? मोहिनी हंसने लगी और उसने कहा, ठीक है, जाओ और मुझे रिपोर्ट करना। जो काम नहीं कर रहा होगा उसे पनिश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या तुषार ने ये सब जानबूझकर किया? आखिर तुषार का मकसद क्या था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में,